सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप हारे का सारा सीरीज अच्छे से एंजॉय करोगे। चैप्टर 1 हमने पूरा कर लिया, किसका, बिजनेस का भी और इंग्लिश का भी हमने अच्छे से चैप्टर नंबर 1 पूरा कर चुका है। अब बारी है बिजनेस के सेकंड नंबर चैप्टर के साथ। तो आज हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2 दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सो लेट्स गो फॉर इट। और चैप्टर के अंदर यार सच बताऊं, इस चैप्टर के अंदर बहुत ही मेजरली देखा जाए रिपीटेडली बड़े मार्क्स के क्वेश्चन जो 6 नंबर की कैटेगरी वो इस चैप्टर के अंदर बहुत बार आती है गाइस। तो अच्छे से देखना, अच्छे से प्रिंसिपल्स को समझेंगे यार। मैं बताऊं प्रिंसिपल्स का आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कैसे प्रिंसिपल्स को सबको, क्यों काफी बार पता है क्या होता है यार, इतने सारे प्रिंसिपल 14 तो इसके हो गए 12 उसके हो गए यार, कितने सारे प्रिंसिपल कैसे याद रखेंगे। एक ट्रिक बताऊंगा जिससे सारे के सारे प्रिंसिपल है ना एक छोटा सा वर्ड ही इस्तेमाल हो जाएंगे। ठीक है, मैंने भी ये ट्रिक इस्तेमाल करी थी मेरे बोर्ड एग्जामिनेशन की, जो कि होता है सीआईडी यूज यूजर सोडा। ठीक है, वही अभी क्या है सीआईडी यूज यूजर सोडा, 2 मिनट के अंदर, बस 2 मिनट तो सॉरी, आपको जब तक टॉपिक कंप्लीट होगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, बेसिकली इस चैप्टर के अंदर मैं पहले बता देता हूँ, इस चैप्टर के अंदर 4 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट ज्यादा काम की नहीं है। आज तक कभी इतिहास के अंदर नहीं है वो क्वेश्चन। एक तो फीचर्स और इंपॉर्टेंस ज्यादा काम की नहीं है, पर फिर भी हम एक बार पढ़ेंगे जरूर। लेकिन बेसिकली मैं आप लोगों को फिर से कह रहा हूँ, देखो अभी हमारे पास, अब हम एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अंदर आपको किसी भी हालत में आपके हेनरी फ्यूल के और टेलर के किसी के भी प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स, किसी भी चीज को आपको छोड़ना नहीं है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट में से कुछ स्लाइटली जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेनरी फ्यूल से स्टार्ट करते हैं हम। और हेनरी फ्यूल जी के बारे में वैसे क्वेश्चंस आते नहीं है, पर आप लोगों को कुछ बातें जरूर याद ध्यान रखनी चाहिए। क्या क्या वो बातें हेनरी फ्यूल जी के बारे में, कि ये क्या थे, एक इंजीनियर थे। ये बहुत बार सवाल पूछ लिया जाता है क्या, कि इंजीनियर थे। और बेसिकली इनके बारे में और कुछ नहीं पूछा जाता, ना इनकी डेट ऑफ बर्थ कुछ याद नहीं रखना, बस आपको ये नॉर्मल से आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं, वरना ये आएगा नहीं क्वेश्चन। ठीक है, कभी बार जो एमसीक्यू की शीट्स होती है ना उसके अंदर आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलो आप एक एक करके 14 के 14 प्रिंसिपल्स को अच्छे से निपटा लेते हैं। और मैं सच बता रहा हूं गाइस, आप लोगों को इतना इजीली एक्सप्लेन होगा ना टॉपिक, आपके मन में आएगा अच्छा डिवीजन ऑफ ऐसे ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। इतना आसान तरीके से समझाने वाला, बस आप इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा। देखो नया चैनल है और मैं चाहता हूं हमारे परिवार बहुत बड़ा बने। ठीक है, तो सच्ची में हम एएमआई का जो चैनल है हम इसे बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं, और आप लोगों के सहयोग से ये मुमकिन हो पाएगा। ठीक है गाइस, तो सबसे पहला प्रिंसिपल हम चालू करते हैं। आज वैसे इंडिया और उसका मैच भी है, मैं भी है ना, मैं इतने देर से मैं भी प्रेजेंटेशन बना रहा था ना, तो साथ साथ मैच भी देख रहा था। चलो लग तो रहे इंडिया जीत जाएगी, बीच बीच में है ना थोड़ा चेक करते रहेंगे, फिर एडिटिंग में कट तो हो ही जाएगा ये। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट आ जाता है हमारे पास कौन सा, डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहला प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करता हूँ गाइस मैं आप लोगों से, जो कि है डिवीजन ऑफ वर्क। अब डिवीजन ऑफ वर्क होता क्या है यार, अब इससे थोड़ा वर्ड से तो क्लैरिफाई होगा कि काम को डिवाइड करना, यानी कि जब भी आप किसी चीज को डिवाइड करते हो वो पार्ट्स के अंदर मिल जाते हैं ना। कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर 6 डिवाइडेड बाय, क्या नाम लेते हैं, 6 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आप कहते हो 3। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो 3 दो दो के 3 पार्ट्स के अंदर मिल जाते हैं, है ना। सिमिलरली आपको वर्क को आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। आपको आपके वर्क को क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, यानी कि वो कुछ इक्वल पार्ट्स के अंदर आपको उसे बांटना पड़ेगा। अब एक चीज बताओ, काफी बार एक मीम्स है जैसे एल्विस भाई, ठीक है, तो उसके अंदर एक मीम सा होता है, जैसे उसके अंदर ना कि एक वो बोलते हैं कि उनका पेपर है एसएसटी का, तो वो कहते हैं कि जैसे हिस्ट्री तू कर लाना, जियोग्राफी तू कर लाना, पॉलिटिकल तू कर लाना और इकोनॉमिक्स तू कर लाना। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हम लोगों के ऊपर पर्टिकुलरली एक पर्सन के ऊपर ज्यादा बर्डन भी नहीं आएगा और हम लोग पास भी हो जाएंगे। सिमिलरली एक बिजनेस के अंदर अगर मान लो एक पर्सन है जो एक वुड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहा है, उसे लकड़ियां भी खुद काटनी पड़ रही हैं, उसे उन लकड़ियों को अरेंज भी खुद करना पड़ रहा है, फिर उन्हें ज्वाइन भी खुद करना पड़ रहा है, उन्हें पॉलिशिंग भी खुद करनी पड़ रही है, उन्हें बेचना भी खुद पड़ रहा है, खरीदना भी पड़ रहा है। ये सारी चीजें अगर एक ही पर्सन करेगा तो क्या होगा, अपने बाल पकड़ लेगा कि अरे यार कहाँ फंस गया मैं, यार इतना सारा वर्कलोड कैसे मैनेज कर पाऊंगा। तो यहीं पे आपका प्रिंसिपल काम आता है, कौन सा, डिवीजन ऑफ वर्क, जो कि आपको क्या कहता है, देखिए एक एक करके पॉइंट समझते हैं क्या क्या कहता है आपका डिवीजन वर्क। द होल वर्क शुड नॉट बी असाइन्ड टू वन पर्सन। भैया सारा काम एक पर्सन के ऊपर मत छोड़ो। आप एक सोचो भैया यही करेगा, ना 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 भैया ना, कतई ना। इंस्टेड इट शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, यानी कि आपको इसे छोटे छोटे हिस्सों के अंदर बांट देना चाहिए। अब बांट तो दिया, अब उसका क्या करें। अब देखो 1 पर्सन 1 यूनिट ऑफ वर्क, यानी कि एक पर्सन को जो छोटे छोटे पार्ट बांटते हैं, जैसे मैंने वुड वाला बताया। ठीक है, अब मैंने कह दिया कि जैसे हमारे एक रामू है, मैंने कहा रामू का आका जी आपको सिर्फ और सिर्फ लकड़ियां काटनी है, इसके अलावा और कोई ध्यान ही नहीं देना, सिर्फ लकड़ियां काटनी है। जैसे कभी जैसे मेरे पापा जैसे हीरो कंपनी में काम करते हैं, तो वहां पे जैसे होता है ना अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, जैसे आरसी का एक डिपार्टमेंट है, फाइनेंस का एक है, कैशियर का एक है, अकाउंटेंट का एक है। तो अब अगर देखा जाए अब इन सब ये जो चीजें हैं
अब जो है, अगर एक ही बंदा आरसी भी वही बंदा करता है, फाइनेंस का काम भी वही करता है, कैशियर भी वही होता, अकाउंटेंट भी वही होता, तो वो क्या करता, एकदम बाल पकड़ लेता, उसके भी सर में होता है यार इतना सारा आरसी भी मैं करूं, ये भी मैं करूं, ये भी मैं करूं, क्या क्या मैं करूं, अरे हाँ भाई हाँ, क्या क्या मैं करूं, वही सेम चीज हो जाती है उसके साथ भी। तो एक पर्सन को आपको क्या चाहिए देना चाहिए, 1 यूनिट ऑफ वर्क देना चाहिए, यानी कि वर्क शुड बी असाइंड अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी, स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ द वर्कर। और ऐसा भी नहीं कि जो मर्जी को दे दिया, नहीं, आपको चेक करना पड़ेगा। अच्छा रामू कहा कि आपकी एक्सपर्टीज किसके अंदर है, कटिंग ऑफ द वुड्स के अंदर है, तो आप ये चीज कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपको काम करना होगा। इसका एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल इन फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग, वुड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर देखो, अब यहाँ पे मैंने बहुत बढ़िया सा एग्जांपल दिया, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्या क्या है हमारा एग्जांपल, ठीक है। ये कुछ इरेज कर देता हूँ मैं इसका। अब देखो, अब केस वन लिया हम लोगों ने, जैसे कि हमने क्या कहा, जैसे एक नॉर्मली वुड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में क्या होगा, कटिंग होगी, ज्वाइन करोगे, कटे हुए पीसेस को पॉलिश करोगे और फिनिशिंग टच दोगे, है ना। अभी सारे काम कौन कर रहा है, ए, सारे काम कौन कर रहे हैं, यहाँ पे ए कर रहा है। तो अब यहाँ पे देखा जाए ए के ऊपर कितना ज्यादा बर्डन होगा यार, ए कितना ऐसे पकड़ेगा यार, क्या यार इतना सारा बर्डन कैसे होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, नो स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी। अब यहाँ पे स्पेशलाइजेशन क्या है, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी तो आप समझ ही गए होंगे कि कॉस्ट के अंदर वाली बात आ जाती है, लेकिन यहाँ पे स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब होता है। अब कभी जैसे मैं अभी हीरो कंपनी का वापस एग्जांपल ले लेता हूँ, या आपने काफी बार देखा होगा, आपका कोई बड़ा भाई, काफी बार आपने देखा कई लोगों का हाथ कैलकुलेटर के ऊपर, वो कैलकुलेटर को देखते नहीं, पर वो ऐसे कैलकुलेशंस करते हैं ना अकाउंटेंट। अब वो एक चीज बताओ, उनका माइंड इतना ज्यादा ऐसे डेवलप हो चुका है कि उन्हें पता है कि किस किस हिसाब से कौन सी की कहां पे, वो अपने आप टाइप करते हैं। लोगों की टाइपिंग देखिए कितनी फास्ट हो जाती है, क्यों, प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस मतलब वो एक ही काम करते हैं। अब आरती वाला बंदा है, अब आरती वाले को पता है कि ये यहाँ से स्लिप उठाई, वो उसके पास जो एक पेन होती है जिसके अंदर वो डालते हैं, ये यहाँ पे डाले, कौन सा नंबर देखा, यहाँ पे नंबर टाइप किया, क्यों, क्योंकि मोशन है ना, ये फिक्स हो चुका है कि किस तरीके से यहाँ से पर्ची उठाई, यहाँ पे डाली, देखे नंबर, एंटर करे, नेक्स्ट पर्सन। अब क्या हुआ, ये स्पेशलाइजेशन आ गया। अब कटिंग वुड है, अब एक पर्सन जो वुड कट कर रहा है उसे क्या होगा, स्पेशलिस्ट बन गया वो कटाई के अंदर, कि भाई ऐसे उसका हाथ इसके ऊपर सेट हो गया। फिर वर्ड सुनते होगे ना यार, इसका हाथ सेट हो गया, तो हाथ सेट करने का मतलब क्या होता है, स्पेशलाइजेशन आ गई उस बंदे के अंदर, क्या आ गई, स्पेशलाइजेशन आ गई। अब अगर एक ही बंदा सारी चीजें करेगा तो ना वो इधर करा, ना वो इधर करा, ना वो इधर करा, ना वो इधर करा, ना घर का ना घाट का, तो क्या होगा, नो स्पेशलाइजेशन और एफिशिएंसी, और नई स्पेशलाइजेशन होगी, नई एफिशिएंसी होगी, और चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क का क्या मतलब होता है, एक ही काम को दो से ज्यादा बार करना। अब यानी कि इसका क्या मतलब है, एक काम को एक से ज्यादा बार करना, दो से नहीं, सॉरी, एक काम को एक बार से ज्यादा काम करना। अब कैसे, अब जैसे मान लो पर्सन वुड काट रहा है, उसके पास 50 ऑर्डर्स हैं, अब 50 ऑर्डर्स के अलग अलग डिमांड्स हैं, ठीक है। अब उसे है कि अच्छा इस डिमांड के अकॉर्डिंग मुझे किस हिसाब से पीसेस को ज्वाइन करना है। अब काफी ह्यूमन नेचर है, हम गलती कर सकते हैं ना, कि अब हमारे ऊपर ही सारा काम होता है तो हम कोई ना कोई गलती कर लेते हैं, क्या पता मैं जिसकी आरसी काट रहा हूँ मैं उसका कोई फाइनेंस वाला काम ना कर दूं, क्यों, क्योंकि 50 चीजें मेरे दिमाग में एक साथ चल रही है, मैं 50 रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक साथ निभा रहा हूँ, तो इस वजह से मैं क्या होगा, डुप्लीकेशन काम कर दूंगा, यानी कि मैं एक ही काम को एक से एक बार से ज्यादा कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन आ जाएगी। और इंप्रूव एफिशिएंसी, अब यहाँ पे एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव होगी, बिकॉज व्हेन वन टाइप ऑफ जॉब इज परफॉर्म्ड बाय द एम्प्लॉय अगेन एंड अगेन, एम्प्लॉय बिकम परफेक्ट इन दैट। एम्प्लॉय क्या हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। कटिंग के अंदर वो परफेक्ट हो गया, पॉलिशिंग के अंदर वो परफेक्ट हो गया, हर एक काम के अंदर, आरसी वाला आरसी के अंदर परफेक्ट हो गया। जो इंजीनियर्स होते हैं, जो मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं, वो बाइक बनाने के अंदर, बाइक मतलब रिपेयर करने के अंदर एकदम परफेक्ट हो जाते हैं, एकदम उनका एकदम हाथ से सेट हो जाते हैं, है ना। ये वर्ड्स होते हैं ना, ये वर्ड्स मैं कहता हूँ यार, बिजनेस हर जगह यार, बिजनेस हर जगह, बस आपको ढूंढना है, ठीक है। तो ये था आपका पहला प्रिंसिपल। आई होप आप लोगों को आपका पहला प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आएगा। देखो मैं थोड़ा टाइम लूंगा प्रिंसिपल को समझाने के अंदर, लेकिन कंसेप्ट इतना बढ़िया ना। अब आप लोगों से कोई पूछे तो डिवीजन ऑफ वर्क समझ आ गया, वुड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 4 पार्ट के अंदर। ये एग्जांपल इस तरीके से मैंने हमेशा कहा है, मेरे नोट्स को सीधा एग्जाम में उतार लाओगे ना, घंटा कोई ऐसा एग्जामिनर नहीं होगा जो इसमें से 0.5 का भी मार्क्स काट ले। ऐसा एक टीचर, मैं कह रहा हूँ, कोई एग्जामिनर नहीं काट सकता, ये मेरी गारंटी है। हमने इतने परफेक्ट नोट्स बनाए हैं ना, इतने परफेक्ट कि ऐसे आप डायरेक्टली एग्जाम में लिखाओ। हम काफी बार ऐसा होता है कि ये नोट्स हो जाते हैं हमारे पास, लेकिन हम सोचते हैं कि इसमें से हम कुछ लाइनें ऐड करें, घटाएं, नहीं। आप ऐड करना चाहो तो एक आध पॉइंट ऐड कर सकते हो, वरना ये नोट्स हर एक बच्चे के इस हिसाब से डेवलप करेंगे। हर एक बच्चे का लेवल हम देखते हैं कि अच्छा इसके अंदर जो बढ़िया से बढ़िया टॉपर है वो भी अपने पॉइंट्स इसके अंदर देख सकता है कि हाँ मेरे भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं डालना चाहता था, और जो एवरेज बच्चा है जिसने ढंग से नहीं पढ़ाई करी, वो भी नोट्स को इतनी इजी लैंग्वेज के अंदर मैंने बनाया कि एग्जामिनर को भी समझ में दिक्कत ना हो, ना हम लोगों को दिक्कत हो, ठीक है। तो हमारा पहला प्रिंसिपल हो चुका है। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड प्रिंसिपल। तो हमारा सेकंड प्रिंसिपल आता है हमारे पास, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या स्कोर हो गया, 174 पे 8,
अभी लेटेस्ट विकेट गया है क्या कोई? चलो कोई बात नहीं, आई होप आज इंडिया जीते। अरे जीत तो जाएगी यार, पर काफी बार पता नहीं चलता, कभी मैच पलट सकता है, पर आई एम होपिंग दैट इंडिया विंस। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका दूसरा नंबर प्रिंसिपल क्या आपके पास? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैं कहता हूं कि कभी वो देखिए आपने, खासकर जिनका नाम आर से चालू होता है, तुला राशि, क्या आपने देखा? वो एक होता है तुला जैसा, एक जो होता है ऐसे, जहां पे वेट मेजर होता है ना, एक होता है ना जिसके अंदर वेट मेजर होता है कि अच्छा इस साइड भारी क्या, इस साइड भारी क्या। तो सिमिलरली आज मैं आपको वापस इसी चीज के बारे में बताने वाला हूं कि आपकी जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन दोनों के अंदर एक ऐसा बैलेंस होना चाहिए। कैसा बैलेंस होना चाहिए? स्थिर होनी चाहिए। जितनी अथॉरिटी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों? अगर ज्यादा इस साइड आए अथॉरिटी की साइड तो नुकसान है। क्या नुकसान है बताने वाला हूं। अगर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी तो उसका भी कुछ नुकसान है, वो भी बताने वाला हूं। तो हर एक चीज को अच्छे से मेजर करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या इसके अंदर। तो देखो सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अथॉरिटी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो देखो सबसे पहला वर्ड आता है आपका अथॉरिटी। अथॉरिटी का क्या मतलब होता है? मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं ये काम करवा सकता हूं। वापस आप लोग मेरे साथ बोले, मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं ये काम करवा सकता हूं। अथॉरिटी का क्या मतलब होता है? पावर टू टेक डिसीजन। मेरे पास पावर है कि मैं ये डिसीजन ले सकता हूं। आपका मतलब समझ आ गया अथॉरिटी का, पावर टू टेक डिसीजन। अब अगला वर्ड आता है आपके पास कौन सा? रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन सा वर्ड आता है आपका? रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी को हिंदी में मैं कहूं तो जिम्मेदारी। तो जिम्मेदारी, यार मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे काम करना है, मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे काम करना है। क्या मैं इसे कह सकता हूं ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, कि यार मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे काम करना है समय पे। मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी कि मुझे काम समय पे करना है। तो अथॉरिटी का मतलब समझ आ गया कि मेरे पास ये ताकत है कि मैं ये ले सकता हूं, आई हैव पावर। अथॉरिटी का मतलब क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है? आई हैव ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट दिस वर्क ऑन टाइम। दोनों पॉइंट समझ में आ गया आपको क्या क्या होते हैं। अब इनके बीच में बैलेंस क्यों होना जरूरी है, केसेस के साथ समझाऊंगा। देखो ओके, क्या केसेस बनते हैं देखो हमारे। तो सबसे पहले अगर आपका ये तीन केसेस हैं आपके पास, ठीक है, केस 1, केस 2, केस 3, ठीक है। ये मैं कह रहा हूं बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन है यार, ऐसी प्रेजेंटेशन दोगे घंटा कोई, मैं कह रहा हूं टीचर नंबर काट ही नहीं सकता, ठीक है। देखो अगर आपकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बराबर है, इक्वल है। अब देखो ये बहुत बढ़िया केस होता है, जितनी अथॉरिटी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अगर ये बराबर है तो क्या चीज होगा, इससे समझाने से पहले हम ये चीज देखना चाहेंगे कि अगर अथॉरिटी ज्यादा हो रिस्पॉन्सिबिलिटी से तब क्या होगा, या रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा अथॉरिटी से तब क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक साइड हमारा ऐसे जो हमारा है तराजू कहते हैं, आई गेस, मुझे नहीं पता ये जो है। अब ये इस साइड झुक चुका है, यानी कि क्या है, आपके पास अथॉरिटी ज्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कम है, इसलिए तो ऊपर जा रहा है। यहाँ पे अथॉरिटी क्या आपके पास ज्यादा है। अब एक चीज बताओ, आपके मैंने भरपूर पावर दे दी, मैंने कहा कि भाई जो तेरे मन में है वो तू कर। रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटी सी दी कि हाँ कंपनी वंपनी को देख लेना, ठीक है, बाकी जो तेरा मन में वो तू कर। आपके मन में क्या आएगा, आई एम द बॉस, आई नीड टू डू ऑल द थिंग्स बाय माय ओन वे। मैं जैसे मर्जी जाऊं, मुझे कौन रोकने वाला है। पावर मेरे पास तो पावर है। जैसे हमारे एक है देश के प्रधानमंत्री, हाँ, तो जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनके पास पावर है यार, उन्हें हिलाने वाला कोई नहीं है, इसलिए अपनी मनमर्जी का चलते हैं वो लोग। तो वहां पे क्या होता है, देखो मिस यूज ऑफ पावर होता है। क्या होता है? मिस यूज ऑफ पावर। अगर आपके पास जरूरत से ज्यादा पावर दे दे आपको, देखो जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज हो, जरूरत से ज्यादा आप कोई भी, जैसे जरूरत से ज्यादा आप अगर कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, जरूरत से ज्यादा पढ़ना भी हानिकारक है, जरूरत से ज्यादा कि देखो आप हमेशा सुनते होगे कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करो, अच्छी चीज है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए ही करो, कि जरूरत से ज्यादा चीजों को इस्तेमाल करोगे तो वो कहीं ना कहीं असर पहुंचाती है। तो वो ये जरूरत से ज्यादा पावर मिल गया आपको, तो आप क्या करोगे, मिस यूज करोगे पावर का। क्या करोगे? मिस यूज करोगे। तो अगर आपका अथॉरिटी ज्यादा है तो आपका क्या होगा, आप मिस यूज करोगे पावर को, ठीक है। ये तो इस साइड होगा। अब ऐसे कर दो, यानी कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, पावर कम है, यानी कि अब क्या हुआ, आपके पास जिम्मेदारियों का बोझ तो बहुत सारा है, लेकिन उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, वर्ड सुनना, उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आपके पास पावर ही नहीं है। उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आपके पास पावर नहीं है। कैसे है, थोड़ा एग्जांपल दो। एग्जांपल पे चलते हैं। देखो अब एग्जांपल पे देखो, फॉर एग्जांपल वन पर्सन इज गिवन द टारगेट ऑफ कंप्लीटिंग 100 यूनिट्स विद इन अ वीक। एक पर्सन था, जैसे मैं था, रामू काका जी आपका, तो मुझे मेरे बॉस ने कहा कि भैया आपको है ना 100 बॉक्सेस बनाने। क्या करना है आपको? 100 बॉक्सेस बनाने एक हफ्ते के अंदर अंदर। क्या करना है आपको? 100 बॉक्सेस बनाने एक हफ्ते के अंदर अंदर। बट
आई डज नॉट हैव द पावर टू परचेज रॉ मटेरियल, पर मैंने देखा यार रॉ मटेरियल तो है ही नहीं और ना मेरे पास ये पावर है कि भैया मैं रॉ मटेरियल ले पाऊं। तो मैं फोन करे जा रहा हूँ, हेलो बॉस वो रॉ मटेरियल भिजवा दो सर, रॉ मटेरियल भिजवा दो, रॉ मटेरियल भिजवा दो। अगर ये तो हो गया, अब इसके अंदर क्या हो रहा है, मेरा टाइम क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। लेकिन अगर मान लो ये तो थी आम जिंदगी, अब आते हैं मेंटोर जिंदगी पर। यार रॉ मटेरियल भेज दो मुझे, अभी भेज, रॉ मटेरियल मेरे पास 5 मिनट में आ जाना चाहिए। अब इसमें क्या मेरे पास पावर है इसलिए मैं ऑर्डर दे पा रहा हूँ, उस केस में क्या थी मेरे पास पावर नहीं थी। तो इस वजह से क्या हुआ, मैं लोगों की विनती, मैं लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग भेजिए। अब वो अपनी प्रोसेसिंग में कितना टाइम ले, अब उससे क्या हो रहा है, मेरा टाइम तो वेस्ट हो रहा है ना। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, यानी कि आपको अपना कार्य, निर्धारित कार्य समय पर पूरा करना है, ठीक है। तब इसके अंदर क्या होगा, अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है तो इससे क्या होगा, आपका डिले होगा, वर्क होगा, बिल्कुल होगा। इसके साथ साथ ओवरबर्डन भी हो जाएगा। कैसे कि अगर जैसे मान लो आपको एक हफ्ते के अंदर 100 यूनिट बनानी है, आप नहीं बना पाए, ठीक है, एक हफ्ते में मान लेता हूं 70 यूनिट बना पाए, 30 यूनिट अभी भी पेंडिंग है, अगले हफ्ते की और 100 आएगी। तो अब अगर आपको जो नॉर्मल 100 यूनिट बनानी होती है, अब आपको कितनी बनानी पड़ रही है, 130 यूनिट बनानी पड़ रही है। यानी कि अब आपके पास क्या होगा, ओवरबर्डन हो गया आपके पास वर्क का, ठीक है। देन with no problem, जैसे आपने इसमें हमने देखा, then with no power increase of shortage of raw material, then he will not be able to to arrange the raw material on time, यानी कि वो raw material को टाइम पर अरेंज ही नहीं कर पाएगा। क्यों, भाई जी भेज दो, भाई जी से भेज दो, अरे भाई भेज दो यार प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। दूसरा है भाई यहाँ पे 5 मिनट में रॉ मटेरियल आना चाहिए मेरे पास, ठीक है, किसी भी हालत में आना चाहिए, मेरे पास पावर है इसलिए मैं ये चीज मंगवा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इससे समझ में आ गया होगा, ज्यादा अथॉरिटी बुरी है क्योंकि मिसयूज होगा, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ओवरबर्डन होगा वर्क और डिले होगा वर्क। दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। जितनी आपकी जिम्मेदारी दे उतनी ही आपको पावर दे। तो इससे क्या होगा, आपकी ना ही मिसयूज होगा पावर का, क्या होगा आपका ना ही मिसयूज होगा पावर का, देयर विल बी नो मिसयूज ऑफ पावर एंड देयर विल नो डिले इन वर्क, ना ही कोई डिले होगा वर्क के अंदर, ना ही कोई मिसयूज होगा पावर्स का, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आपका सेकंड नंबर प्रिंसिपल भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखो एक प्रिंसिपल है बड़े इंटरेस्टिंग और आपको अच्छे से समझने की इन प्रिंसिपल्स को आप अपना 110% कैसे दे पाएंगे, ठीक है। आ जाओ अपने थर्ड प्रिंसिपल के ऊपर। तीसरा प्रिंसिपल है आपका प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। तीसरा प्रिंसिपल कौन सा आपके पास, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। चलो भैया आ जाओ, यूनिटी ऑफ कमांड कहां से आ गया इसमें, हाँ प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। तो अब डिसिप्लिन का नाम सुनते 2-3 बच्चों के मन में आ गया कि यार अब क्या बात करने वाले हैं डिसिप्लिन के ऊपर। एक सेकंड रुको, क्या स्कोर क्या हुआ देख तो नहीं पहले। ओके 183 पे 8। क्या लगता है ऑल आउट होगी या नहीं होगी, मुझे लग तो नहीं रहा ऑल आउट होगी क्योंकि थोड़ा बहुत जम चुके हैं ये लोग। तो ज्यादा से ज्यादा अगर 200 भी पहुंच जाए तब भी कोई बात नहीं है। चलो तो अगला प्रिंसिपल आपका आता है आपके पास कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। कौन सा प्रिंसिपल आता है आपके पास, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आपको अपनी कमिटमेंट्स पूरी करनी है। क्या करना है, आपको आपकी कमिटमेंट्स पूरी करनी है, तभी तो आप डिसिप्लिन हो। आप काफी बार कहते हो मुझे सुबह जल्दी उठना है ताकि आप डिसिप्लिन में रह सको। इसका मतलब समझते हो, मुझे सुबह जल्दी उठना क्यों है, ताकि मैं मेरी कमिटमेंट्स को पूरा कर सकूं, मैं मेरी कमिटमेंट्स को पूरा कर सकूं, तभी तो मैं डिसिप्लिन के अंदर। मैं स्कूल टाइम पे पहुंचूं तो मैं मेरी स्कूल के प्रति जो कमिटमेंट्स है उन्हें क्या कर रहा हूं, पूरा कर रहा हूं। सिमिलरली एक मैनेजमेंट के अंदर भी जो टॉप लेवल है यानी कि जो मैनेजर्स है और जो वर्कर्स है, इन्हें भी आपस में एक दूसरे की कमिटमेंट्स पूरी करनी चाहिए। किस हिसाब से, आइए देखते हैं। देखो डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल, हर लेवल के ऊपर आपको डिसिप्लिन चाहिए होगा। एम्प्लॉय मस्ट फुलफिल देयर कमिटमेंट टुवर्ड्स वर्किंग एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। जो एम्प्लॉयज हैं, जो वर्कर्स हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, उनकी कमिटमेंट है कि भैया मैं अच्छे से काम करूं मेरी कंपनी के लिए, मैं अच्छे से काम करूं कंपनी के लिए। क्यों, क्योंकि मेरी कमिटमेंट है मेरी कंपनी के प्रति, ठीक है। और जो मैनेजर्स हैं, जो टॉप लेवल है, मैनेजर्स शुड आल्सो फॉलो देयर कमिटमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग इंक्रीमेंट एंड प्रमोशंस। कि अगर वो अपने आप पूरा दे रहे हैं, अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करें टॉप लेवल के लिए, तो अब जो टॉप लेवल है उसके लिए भी तो है कि भैया ये मेरे लिए काम करे तो मैं भी इनके लिए कुछ करूं, मैं भी इन्हें प्रमोशन दूं, इंसेंटिव दूं, इनके बोनस दूं, कमीशन दूं, ये सारी चीजें दूं मैं इन्हें, ये मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। सिस्टमैटिक वर्किंग एंड इंप्रूव एफिशिएंसी। इससे सिस्टमैटिक वर्किंग होती है, इंप्रूव होती है एफिशिएंसी। प्रिवेंट डिले इन वर्क एंड वेस्टेजेस ऑफ रिसोर्सेज। इससे जो डिले हो जाता है, जो डिले जो होते हैं वो नहीं होता। क्यों, क्योंकि मैं अपने वर्किंग, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, इसलिए मैं मेरी सारे काम ढंग से कर रहा हूं, मैं मेरी कमिटमेंट को फुलफिल कर रहा हूं और ये लोग भी मेरी कमिटमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं, तो डिले तो होगा ही नहीं वर्क के अंदर, ठीक है। आई होप आपको प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
देखो है बहुत इंटरेस्टिंग और मजा बहुत आता है इन टॉपिक्स के अंदर, ठीक है। अगला मेरा फेवरेट है यूनिटी ऑफ कमांड, और इसे स्टार मार्क कर लेना गाइस। सबसे ज्यादा बार आने वाला क्वेश्चन एग्जाम के अंदर अगर कोई है तो वो यही है, दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड। वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन इज यूनिटी ऑफ कमांड। अब यूनिटी ऑफ कमांड में होता क्या, देखो अब यूनिटी ऑफ कमांड में क्या आएगा, देखो अब एक चीज पता है क्या, ये थोड़ा घर वाली और बाहर वाली मूवी देखे आपने, एक मूवी आई थी घर वाली और बाहर वाली। तो घर वाली बुला रही है तो हमें घर वाली साइड जाने का मन कर रहा है, बाहर वाली भी बुला रही है तो बाहर वाली की साइड। अगर दोनों एक साथ बुला रही है तो क्या होगा, खींचातानी होगी ना। अब आप क्या कहोगे, बाल पकड़ लो, क्या दोनों हाथ अलग हो जाएंगे कि यार क्या करो, ये वाली इधर बुला रही है, ये वाली इधर बुला रही है, अब मैं किधर जाऊं। तो सेम चीज बिजनेस के अंदर भी होती है। अब बिजनेस के अंदर कौन सी लड़की आ गई, तो यहाँ पे कौन आता है बता देता हूं मैं आप लोगों को। अब देखो एक चीज मान लो, अब ये तो आ गया आपके पास, ये तो हो गया आपका घरेलू एग्जाम्पल। अब थोड़ा अघरेलू एग्जाम्पल बताता हूं मैं। मान लो आप लोग जो है क्या नाम लेते हैं, मान लीजिए आप सब लोग जैसे एक प्रोडक्ट है, आप लोग सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है, आप जैसे काम पे हो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर आप गुड्स प्रोड्यूस करते हो, ठीक है। अब आपके पास जो मैं आपका प्रोडक्शन वाले मैनेजर है वो कहता है कि देख भाई जो वर्कर है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, देख भाई तो मेरी बात सुन, एक काम कर, अपने है ना गुड्स की क्वालिटी इंक्रीज कर, ठीक है, ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। तो ज्यादा बनाने के चक्कर क्यों, काफी बार होता है हम ज्यादा करने के चक्कर में क्वालिटी के ऊपर ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ क्वांटिटी पे ध्यान देते हैं। तो उसने कहा देख क्वांटिटी को तो तू कम कर, क्वालिटी पे काम कर, ताकि हमारी कंपनी के गुड्स अच्छे बिके, अच्छे से मतलब अच्छी डिमांड हो उनकी, कि हमारी कंपनी के अंदर क्वालिटी आती है हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स के अंदर। वो कहता है ठीक है सरकार, जहां बोला तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। वो निकले उतनी देर में सेल्स वाले कहते हैं सुन भाई तू है ना अपने प्रोडक्शन जो तू करता है ना इसकी स्पीड बढ़ा, स्पीड, मेरे पास ऑर्डर्स पड़े 500 पूरे करने हैं मुझे इसी महीने के अंदर, तो जल्दी से प्रोडक्ट बना ताकि मुझे भेजने। अब वो सोच रहे इधर वाला आता है तो ये प्रोडक्शन वाला आता है तो मुझे स्पीड स्लो करने के लिए कह रहा है, सेल्स वाला आ रहा है वो मुझे स्पीड बढ़ाने के लिए कह रहा है। अब मैं कौन सी साइड जाऊं, अब उसके मन में भी तो आ रहा है। तो देखते हैं इसका क्या इलाज क्या है हमारे पास। देखियो तो क्या है, देखो वन एम्प्लॉय, ओके, वन एम्प्लॉय शुड बी हैव वन बॉस, एक एम्प्लॉय का एक ही बॉस होना चाहिए। अगर प्रोडक्शन वाला है तो प्रोडक्शन वाले की ही सुनना चाहिए, सेल्स वाले को आके इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। ए मोर देन वन बॉस, जैसा इसके अंदर था एम्प्लॉय मैट गेट कंफ्यूज। अब भैया इसकी सुनो या उसकी सुनो, प्रोडक्शन वाले की सुनो या सेल्स वाले की सुनो, कि भैया किसका ऑर्डर मुझे मानना है। इट आल्सो लीड टू ईगो क्लैशेस। अब इन दोनों को पता चला कि अच्छा वो बोल के गया, जैसे टीचर्स के अंदर नहीं होता कि अच्छा वो वाला टीचर बोल के गया, नहीं मेरे साथ अभी हुआ था, जैसे अभी सितंबर में एग्जाम्स थे तो एक जैसे एक इकोनॉमिक्स की टीचर थी, तो उन्होंने कहा कि जब मैं ऑफलाइन बैच के अंदर जो मेरा बिजनेस का बैच था उसके अंदर उन्होंने कहा कि रजत सर की क्लासेस में नहीं जाना क्योंकि इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, हाँ मैं क्यों हमें नहीं चाहते ना आप किसी और की क्लासेस में जाओ, किसी भी टीचर्स की क्लासेस में आपको जाना नहीं है, सिर्फ इकोनॉमिक्स की क्लास में जाना है। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, क्यों होते हैं उन लोगों के अंदर, पर मेरी बात यह तो मैंने जाने दिया था। हालांकि रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा हमारे बिजनेस के अंदर, मेरे ऑफलाइन बैचेस के अंदर जो रिजल्ट था वो 77 गए हैं 80 में से, 77 मार्क्स आउट ऑफ 80, तो बढ़िया रिजल्ट रहा हमारा ऑफलाइन बैचेस के अंदर, बहुत ही तगड़ा रहा। आई होप ऑनलाइन के अंदर भी ऐसा कोई धुआंधार निकले और हम अपना बढ़िया सा काम कर सकें, ठीक है। Okay, it also lead to ego clashes among the supervisors as every supervisor wants that their orders should be executed first, क्योंकि हर एक सुपरवाइजर चाहते हैं कि हमारे ऑर्डर सबसे पहले फुलफिल हों, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको दिया था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कह रहा है भैया कम कर प्रोडक्शन, सेल्स डिपार्टमेंट कह रहा है बढ़ा दे प्रोडक्शन, एम्प्लॉय बेचारा सर पकड़े बैठे रे भाइयों के करा, अठे आवे तो अठे की जावा तो खाई, बैठे जावा तो कुओ कठे पड़ा, ठीक है। तो आपके 4 हो गए पॉइंट्स, ठीक है। अब आ जाता है आपके पास अलग पॉइंट, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहते हैं, रिलायंस का नाम सुना है, टाटा का नाम सुना है, टाटा मोटर्स में भी है, टाटा नमक में भी। अब एक चीज बताओ, जिस प्रकार टाटा नमक बेचते हैं उस हिसाब से वो गाड़ी बेच सकता है? यार क्या बात कर रहे हैं सर, नहीं बेच सकता ना। जिस हिसाब से रिलायंस अपने मोबाइल जैसे वो जो उनके जो सब्जियां वगैरह वो सारी चीजें बेचती हैं और जो उसके अदर सेक्टर्स के अंदर काम चलते हैं, क्या उनके अंदर सेम स्ट्रेटेजी चलती है? नहीं यार। क्या आप जिस प्रकार से इंग्लिश का पेपर लिखते हो, जो इंग्लिश की स्ट्रेटेजी बनाते हो, क्या उस हिसाब से हिंदी की भी स्ट्रेटेजी बनाते हो? नहीं यार, ना भाई ना। तो सेम आप अगर एक बिजनेस हो और आपके पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं तो उनके अलग अलग प्लान्स बनते हैं। यानी कि आप एक चीज, जैसे अगर हमने एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों के पास, ठीक है। जैसे आपकी कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है जो कि कपड़ों के अंदर भी है, सिम कार्ड के अंदर भी और फोन के अंदर, तीनों डिपार्टमेंट्स के अंदर। तो इनका क्या है, इनके डिफरेंट मार्केट्स हैं,
ठीक है, अलग अलग मार्केट्स हैं इनके। जैसे नमक जो है वो कॉमन टू एवरीवन है, जो टाटा की जो कार्ड्स हैं वो थोड़ा अपर नीचे क्लास को टारगेट करती है, ठीक है। जो सिम कार्ड्स हैं अब इनका भी अलग मार्केट है, सिम कार्ड्स का अलग मार्केट होता है और फोन्स का भी। जैसे अगर हम बात करें आईफोन जो होते हैं वो आईफोन अल्ट्रा रिच के लिए होते हैं। अगर जो हम रियलमी वीवो ये बात करें तो ये अच्छा मिडिल क्लास मैन के लिए आ जाते हैं। अगर मैं और बात करूं तो फिर जो आपकी आ जाते हैं लावा आ गए या इन्फिनिक्स आ गए। इन्फिनिक्स वैसे बहुत बढ़िया कंपनी है, आई रियली लाइक द वर्क ऑफ इन्फिनिक्स। तो इन्फिनिक्स है वो कहीं ना कहीं एक बार पुअर सेक्टर को टारगेट करिए, जिनका मतलब 6-7 हजार के अंदर बहुत तगड़ा मोबाइल दे देते, मतलब 6-7-8 मान लो 7-8 हजार में बहुत तगड़ा मोबाइल मिल जाता है इन्फिनिक्स के अंदर। डिफरेंट बिजनेसेस है, उनका डिफरेंट एनवायरमेंट है। अब इन सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट प्लान्स बनाने पड़ेंगे। हर एक के लिए क्या होगा, डिफरेंट प्लान्स बनाने पड़ेंगे। वन यूनिट वन प्लान, एफर्ट्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज शुड बी गिवन वन डायरेक्शन सो दैट द एम्प्लॉय कैन फोकस प्रॉपर्ली ऑन वन प्लान। ओके, अगला प्रिंसिपल देखो आपका कौन सा आता है, प्रिंसिपल नंबर 7 आता है आपका इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या है, प्यार की राह में वो चीज नहीं होनी चाहिए। जो ब्लू सीरीज आती है ना उसके वही सेम है कि प्यार की राह में आपको भटकना नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी कहते हैं कि बॉस सबके साथ बराबर अधिकार दो। जैसे हमारे क्लासरूम्स के अंदर होता है, हमारे टीचर जो करते हैं लड़के सारे खड़े रहो लड़कियां सारी बैठ जाओ, वैसा आप कंपनी में नहीं कर सकते। आपके लिए लड़का लड़की दोनों बराबर है, हिंदू मुस्लिम सब बराबर है, काला गोरा सब बराबर है। आप किसी भी बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। क्या कहते हैं देखो, अब एक और आपके मिथ दिमाग से हटा दो, क्या इसका मतलब ये है कि सबको बराबर सैलरी दो? नहीं, ये सबसे पहले बता दो इक्विटी है डज नॉट मीन इक्वल सैलरी बट काइंड एंड फेयर ट्रीटमेंट एंड सेम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर एवरी एम्प्लॉय इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट एक्सेट्रा। ओके, इफ द मैनेजर इज बायस्ड देन द एम्प्लॉय विल बी बायस्ड, will be dissatisfied and employee will not be able to contribute their best। अगर ये जो है, अगर मान लेते हैं कि एक लड़का है और एक लड़की है, ठीक है, उसमें से लड़का ज्यादा एफर्ट्स करे लड़की कम एफर्ट्स करे, लेकिन वो लड़की इसलिए हमने उससे ज्यादा प्रमोट कर दिया तो लड़के को कहीं ना कहीं बुरा लगेगा, वो अगली बार से नहीं परफॉर्म करना चाहेगा, है ना। ये होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। आपका 8th प्रिंसिपल आ जाता है आपके पास रेम्यूनरेशन ऑफ पर्संस। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन है आपका रुपया, सबसे बड़ा रुपया, आमदनी अठन्नी ना खर्चा रुपया। ओके, लास्ट ओवर पे, अरे अच्छा एक विकेट गया, अरे वाह क्या बात है। क्या लग रहा है टीम इंडिया क्या करेगी, विकेट लेगी या नहीं लेगी, मतलब ऑल आउट होगा या नहीं होगा? वैसे लास्ट ओवर है यार, कितने बॉल 10 बॉलें पड़ी हैं, 10 बॉलों के अंदर लगता है लास्ट विकेट जाएगा। जाना तो चाहिए यार, ऑल आउट होती हैं तो ज्यादा मजा आता है, पर ओवर बॉले सिर्फ 10 बाकी हैं। 200 का आंकड़ा शायद नहीं पार कर पाएगी। चलो रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन के अंदर हम क्या बात करेंगे, पैसों की बात करेंगे। किसके बारे में, पैसों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, पैसों के बारे में। अब कुछ बातें पैसों के बारे में ध्यान देनी होती है। देखो आप किसी को पैसे दे रहे हो, कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान देने पड़ेंगे, आपको पैसे किस हिसाब से देने हैं। आपकी कंपनी की वैल्यू मतलब 50 लाख, आप कह रहे हो तू मेरी कंपनी में तुझे 10 करोड़ की सैलरी दूंगा। भैया आपकी औकात सिर्फ 50 लाख की है, 10 करोड़ में कहां पहुंच गया। फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द कंपनी देखनी पड़ेगी। इसके अलावा अरे मैं तो कोई बात नहीं है, तो एम्प्लॉयर्स हैं आपस में निपटा लो कुछ 200-300 रुपए में, नहीं गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं। आप मिनिमम वेजेस एक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते भैया मेरी कंपनी, मैं प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट का क्या। भैया गवर्नमेंट ऐसे कॉलर पकड़ती है कि भैया देना पड़ेगा पैसे, ठीक है। देखते हो रेम्यूनरेशन पे टू द एम्प्लॉय शुड बी फेयर, एडुकेट एंड मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन। पैसा ऐसा दो कि ऐसा भी ना हो कि वो ज्यादा हवा में आ जाए, नहीं कि जितना वो काम करे उतना। अगर ये पर्सन है जो आपको पता चल जाता है कि जैसे 40-50 हजार का काम करे तो इसे 40-50 हजार रुपए मिलने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसे 10-15 हजार के अंदर निपटा दो ना, ये नहीं होना चाहिए। इफ एम्प्लॉयज आर अंडरपेड, क्योंकि अगर आप जो बंदा 50 हजार का काम कर रहा है आप उसे 10 हजार दे रहे हो तो वो आपके उससे क्या करो, आप अंडरपेड करो, देन ही विल रिमेन अनसैटिस्फाइड ड्यू टू व्हिच दे आर नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट देयर बेस्ट। वो अपने बेस्ट ही नहीं देंगे, वो जो ही सोचेंगे यार क्या बात है यार, मैं तो 10 हजार की नौकरी है, जैसे सरकारी डिपार्टमेंट्स में होता है इतनी नौकरी में तो भैया इतना ही मिलेगा, वही चीज होगी। लेकिन आप उसे अच्छी सैलरी दोगे तो वो क्या करेंगे, मैं काम करेंगे भैया, पैसे देते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ पॉइंट्स है जैसे आपको फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द कंपनी को देखना चाहिए, मिनिमम वेजेस एक्ट को देखना चाहिए और सैलरी पेड बाय द कॉम्पिटिटर भी देखना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा जैसे सुंदर पिचाई जी को गूगल जब ने अपना सीईओ बनाया था तो माइक्रोसॉफ्ट से ऑफर आ रहे थे उन्हें। ये बहुत बार होता है जब भी जो भी सीईओ होते हैं ना। अब आपको एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, जो भी सीईओ होते हैं ना वो जैसे कंपनी के अंदर जब अप्रोच करते हैं कंपनी, वो पता है एक चीज हमेशा देखते हैं, जिस भी कंपनी की राइवलरी चल रही होती है ना किसी दूसरी कंपनी के साथ, वो हमेशा उसी कंपनी में जाते हैं। पता है क्यों? अब जैसे मान लो कि सीए एक कंपनी के अंदर गया, एक कंपनी जिसकी बी के साथ राइवलरी थी। अब बी कंपनी का खुफिया एजेंट होता है, ये रियलिटी है। और वो क्या कहते हैं कि यार इस पर्सन के पास गया,
ठीक है, इस पर्सन के पास बढ़िया सी है, एक काम करता हूँ अच्छा सी है तो इसे मैं ले लेता हूँ। कितना ऑफर किया आपको? 5 लाख, मैं 10 लाख दूंगा, आ गया। हमेशा राइवलरी वाले लेते हैं क्योंकि उन्हें पता ऑफर तो आने वाला ही है। ठीक है, तो आपका 8 प्रिंसिपल, आई होप आप लोगों को आपके 8 हो गए, 8 प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आ गए। चलो, तो अब हम आ चुके हैं हमारे 9th प्रिंसिपल के ऊपर। ऐसे बता दूं, अभी क्या नाम लेते हैं, 200 रन का टारगेट है हमारे पास, हो जाएगा मेरे सबसे। 4 ओवर प्रति ओवर तो बना ही देंगे यार, मेरे सबसे इंडिया जीतेगी तो सही। चलो, अब आ जाता है आपका अगला पॉइंट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर थोड़े हाथ में, डिसेंट्रलाइजेशन का होता है पावर एकदम फैली हुई सी। ठीक है, अब सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है, सेंट्रलाइजेशन मींस पावर इन फ्यू हैंड्स। फ्यू हैंड्स का यहाँ पे मतलब है कि टॉप वर्कर्स के हाथ में नहीं देनी पावर, टॉप लेवल, फ्यू हैंड्स मतलब टॉप लेवल के हाथ में रहेगी पावर से। ये होता है आपका सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, ये होता है आपका कौन सा? सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट एवरी लेवल। पावर जो आपकी वो हर एक लेवल के ऊपर क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब कुछ केसेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से सेंट्रलाइज है, यानी कि अगर पावर सिर्फ टॉप लेवल के हाथ में, ना मिडिल लेवल के हाथ में, ना कुछ हो, तो अब क्या करना पड़ेगा? बात बात में पूछना पड़ेगा, भैया सर काम कर दूं, सर काम कर दूं क्या? यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? डिले हो गया एक्शन के अंदर। क्यों? क्योंकि आपको हर बात पे क्या करना पड़ेगा? पूछना पड़ेगा। लेकिन एक अच्छी बात होगी क्या कि टॉप लेवल की आपको गाइडेंस मिलेगी, क्योंकि उन्हें बताना पड़ेगा, तो वो अपनी एक्सपर्टीज, क्योंकि वो किसी काम मतलब कोई ऐसी चीज करे उन्होंने, इसलिए टॉप लेवल पे बैठे, इसलिए वो अपनी एक्सपर्टीज आपको अच्छे से बता पाएंगे। तो गाइडेंस एंड सुपरवाइजर, ओके, सुपरविजन ऑफ टॉप लेवल आपको क्या मिलेगा इसके अंदर? गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ टॉप लेवल आपको मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, अगर आपकी कंपनी पूरी डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि टॉप लेवल है, मिडिल लेवल को पावर दे रखे, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल को, तो अब काम फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि आप पूछना नहीं पड़ेगा बात बात पे कि ऐसे करना है वैसे करना है, तो काम एकदम आपका क्या होगा? फास्ट होगा, यानी कि फास्ट डिसीजन होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? अब पावर सबके पास है, तो अब यहाँ पे पावर जिसके पास है वो क्या करेगा? पावर का मिसयूज भी तो कर सकते हैं, तो यहाँ पे मिसयूज हो सकता है पावर का। ठीक है, और केसेस डिस्कस करते हैं। देखो, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपकी इफ योर ऑर्गेनाइजेशन इज स्मॉल, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी सी है, तो यार ज्यादा पावर बांटने की जरूरत नहीं है, सेंट्रलाइजेशन करो। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है तो कल्ले बत्थों से मैनेज नहीं होगी, आपको पावर जो है वो बांटनी पड़ेगी। डिसेंट्रलाइजेशन, फ्यू पीपल कैन नॉट मैनेज ईच एंड एवरी पॉइंट। सिमिलरली अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज एफिशिएंट और इफेक्टिव हैं, यानी कि काबिल एम्प्लॉयज हैं, तो पावर बांट दो उनके अंदर। अगर आपके एम्प्लॉयज जो है वो काबिल नहीं है तो पावर मत बांटो। सिंपल से कैसे ना, बहुत सिंपल चैप्टर है, मजा बताते हैं इन चैप्टर्स के अंदर। ठीक है, अगला पॉइंट देखो आपके पास कौन सा था? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। भैया इधर चला, मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, अरे ट्रांसफर हो गया, वही यहाँ पे बात हुई। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। टेन्योर का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पर्सोनल, यानी कि एम्प्लॉयज का बार बार करोगे आप ट्रांसफर तो क्या होगा? अब अगर मैं जैसे गया एक दिन, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, नया एम्प्लॉय, अच्छा बैठो। अगले दिन दूसरे ऑफिस में, हेलो सर, नया एम्प्लॉय, आज पहला दिन है, तीसरा, हेलो सर, आज तीसरा, मतलब वैसे तीसरा दिन है, आज मैं नया। रोज ट्रांसफर करोगे तो क्या होगा? बंदा खुद इरिटेट हो गया, कभी इधर है कभी उधर है, उसके मन में क्या गया? मेरे पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है, मैं एक जगह फिक्स ही नहीं हो पा रहा, ये लोग तो मुझे बार बार ट्रांसफर कर रहे हैं। दूसरा, यार मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मुझे कुछ काम करने के अंदर टाइम लगेगा, मुझे काम सीखने के अंदर टाइम लगेगा। मैं रोज नए नए ऑफिस में नई नई जगह बैठ रहा हूँ तो क्या होगा? मैं काम सीख ही नहीं पाऊंगा। दूसरा, एक एनवायरमेंट बनता है। अब मैं अगर मेरे क्लासरूम के अंदर मैं रोज अलग अलग क्लास में जाऊं तो क्या मैं ढंग से दोस्त बना पाऊंगा, ढंग का एनवायरमेंट डेवलप कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे उनके साथ भी तो रिलेशन बनाने में टाइम लगता ही है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मैनेजर शुड अवॉइड फ्रीक्वेंट एंड रेगुलर ट्रांसफर ऑफ द एम्प्लॉयज। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर गिव्स द फीलिंग ऑफ जॉब इनसिक्योरिटी की फीलिंग दे देता है, ड्यू टू व्हिच एम्प्लॉयज रिमेन इन टेंशन के अंदर रहते हैं, फिर बाल झड़ने लग पड़ते हैं, फिर वो काम खराब हो जाता है। एंड इज नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट द मैक्स। इट टेक्स टाइम फॉर एन एम्प्लॉय टू लर्न न्यू स्किल्स, की नई स्किल्स को सीखने के अंदर टाइम लगता है। एंड सेटल इन द जॉब टू कंट्रीब्यूट हिज मैक्स। सेटल होने के अंदर कहते हैं ना सेटल होना है, तो सेटल होने में टाइम लगता है। ठीक है, अब अगला प्रिंसिपल आ जाता है आपके पास, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। कभी गए हो सरकारी बैंक? अगर गए हो तो पता चल जाएगा किस बारे में बात करने वाले हैं। पहले क्या होता है? सरकारी बिजली विभाग के अंदर बेसिकली होता है, गंगानगर में भी होता है। तो एक बार हमारे यहाँ पे कोई दिक्कत हुई, मेरे पापा बता रहे थे, बिजली विभाग में गए जी, फाइल, अच्छा उस डिपार्टमेंट में जी, फाइल, अच्छा उस डिपार्टमेंट में जी, शर्मा जी वहां पे मिलेंगे, कहाँ पे? अच्छा शर्मा जी उधर मिलेंगे, शर्मा जी उधर मिलेंगे। अरे चल क्या रवि, शर्मा जी मिलेंगे कहाँ? ये चीज आती है ना। अब अगर एक चीज मान लो, शर्मा जी का एक फिक्स कैबिन है कि शर्मा जी यहीं पे ही मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे, तो क्या पर्सन को ऐसे सॉरी मैं चलो क्या जो पर्सन है क्या उसे इधर उधर घूमना पड़ेगा? नहीं घूमना पड़ेगा। क्यों? उसे पता है कि यार यहीं पे आना है,
यहीं पे शर्मा जी मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेगा। अगर शर्मा जी का ऑफिस फिक्स ही ना हो तो शर्मा जी को ढूंढना पड़ेगा हमें कि इधर गए या उधर गए, हमें ढूंढना पड़ेगा शर्मा जी को। लेकिन शर्मा जी अगर मिल गए एक जगह बैठे हुए तो क्या दिक्कत है यार, शर्मा जी मिल गए। सिमिलरली ये तो आ गया आपका मैन, यानी कि ऑर्डर का है, हम ऑर्डर का मतलब ये नहीं होता कि कमांड देनी है आपको, ऑर्डर का मतलब होता है ऑर्डरली अरेंजमेंट मैन की, यानी कि फिक्स पोजीशन होनी चाहिए और मटेरियल भी आती है यानी कि फिक्स प्लेस टू कीप। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे अभी मान लेते हैं कि हाँ जैसे मेरे पास एक पेन का है ना, जैसे मान लेते मुझे एक स्पेयर पार्ट चाहिए, क्या चाहिए मुझे, एक स्पेयर पार्ट चाहिए। मेरे पास 10 बॉक्सेस पड़े हैं, मेरे पास क्या पड़े हैं 10 बॉक्सेस पड़े हैं और उन सारे बॉक्सेस के अंदर अलग अलग साइज के जो पीसेस है वो मिक्स है। अब मुझे चाहिए साइज नंबर 5। अब सारी चीजें मिक्स है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे छांटना पड़ेगा, नहीं यार ये साइज नंबर 7 है, ये साइज नंबर 6 है, ये साइज ये 5 है, एक मिल गया, अच्छा और निकालो, ऐसे ऐसे ढूंढना पड़ेगा। कितना हेक्टिक, मतलब कितना टाइम लगेगा। दूसरा केस क्या होगा, मैंने एक साइज का एक बना रखा, दूसरे का 2, तीसरे बॉक्स में तीसरे का, चौथे में चौथे का, पांचवे का। अब मैं जाऊंगा सीधा 5 वाले में से 4-5 उठा लाऊंगा, जेब में डाला, निकल लिया, सीधी सादी बात, विद नो बकवास। यानी कि क्या होगा इससे, मेरा टाइम क्या होगा, मेरा टाइम बचेगा। क्यों, क्यों मेरा टाइम इधर उधर वेस्ट नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, सो दैट देयर इज नो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी इन सर्च ऑफ मैन एंड मटेरियल। क्योंकि बेसिकली देखा जाए देयर इज अ लॉट ऑफ मतलब टाइम वेस्टेज होता है। अगर आपको जैसे मैंने कहा शर्मा जी को ढूंढने के अंदर कितना टाइम वेस्ट हो गया हमारा। सिमिलरली हमारे जो दूसरी चीजें होंगी उनके अंदर भी क्या होगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, अब आ जाता है आपके 12वें प्रिंसिपल के ऊपर। 12वां प्रिंसिपल आपका कहते हैं एस्पिरिटी डिकॉक्स, यानी कि बना के रखो टीम स्पिरिट। आपके पास सिर्फ 60 मिनट है, 60 मिनट के अंदर टीम स्पिरिट बनानी चाहिए आपको, बिल्कुल उस तरीके से। आपके पास क्या होना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया मैं ही हूँ कल्ला, मैं हूं ना तुम जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई तू मेरा भाई, तू मेरा भाई, हम सब एक दूसरे के भाई और साथ मिलकर काम करें, टीम वर्क के साथ काम करेंगे। यानी कि मैनेजर शुड ब्रिंग टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट होनी चाहिए कंपनी के अंदर। टीम स्पिरिट नहीं है तो काम के नहीं हो आप लोग। अमंग द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलप द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस अमंग द एम्प्लॉयज। जैसे एएमआई के अंदर भी जितने भी पार्ट हैं इस कंपनी के, कभी भी किसी को अकेला ऐसे महसूस नहीं करवाया जाता कि दैट ऐसा कि नहीं होता कभी कि सिर्फ हम ही हैं और कोई नहीं है। टीम ऑलवेज आपको हमेशा इस तरीके से काम करना चाहिए, टीम स्पिरिट होनी चाहिए कि नहीं यार साथ में बढ़ेंगे साथ में गिरेंगे। ये टीम स्पिरिट अगर ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी चलती है और बहुत अच्छे लोगों के साथ चलती है। ठीक है, दे शुड फील लाइक दे आर लाइक द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि हम एक परिवार है। जैसे मैं कहता हूँ एएमआई एक परिवार है, तो जितने भी लोग एएमआई के परिवार के अंदर है, हम सब के एक फैमिली है। ठीक है, ओके, दिस विल मोटिवेट द एम्प्लॉयज टू कंट्रीब्यूट देयर बेस्ट फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल। जिससे अपने एम्प्लॉयज जो अपना बेस्ट परफॉर्म करेंगे ताकि वो अपना ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव कर सके। टीम एफर्ट्स आर ऑलवेज बेटर देन इंडिविजुअल एफर्ट्स। कि भैया जो मेरी टीम है ना एएमआई की, वो टीम है, उसके सामने है ना कोई टीम और टिक नहीं सकती, इतनी परफेक्ट टीम है मेरी। ठीक है, क्योंकि टीम स्पिरिट है हमारे अंदर। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मैं ही हूँ कल्ला तो काम नहीं चलेगा, मेरी टीम है यार, मेरी टीम है तभी तो मैं हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका आपका 12 प्रिंसिपल। अब आ जाता है आपके 13वें प्रिंसिपल के ऊपर, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, यानी कि उत्साह लेना। अब जैसे मैं मीटिंग करता हूँ, ठीक है, आप बच्चों के साथ, ठीक है, मैं बच्चों के बारे में बात करने वाला हूँ, आप लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ कि आप लोगों का सिलेबस कैसे लिखना चाहिए सीबीएसई का। ठीक है, मान लो कभी मुझे सीबीएसई ऐसा अधिकार दे देते तो मैं क्या कहूंगा, सर मैं बोलूंगा, कोई और कुछ नहीं बोलेगा, ये सिलेबस है कर लो। बुलाया क्यों था भाई, मैं आप लोगों को भी बुला रहा था कि आप लोग इनिशिएटिव लो, आप लोग भाग लो इस चीज के अंदर कि आप लोग बताओ कि सर हमें ये वाला टॉपिक अच्छा लगता है और ये टॉपिक अच्छा है, कहीं ना कहीं हमारे मेंटल लेवल को डेवलप करेगा, तो ये वाला पॉइंट डालो। अच्छा, ये वाला पॉइंट मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत टाइम से पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी भी पढ़ चुके हैं, एनवायरमेंट जैसा आपके इकोनॉमिक्स के अंदर है। यार ये वाला टॉपिक हटाओ, कुछ अच्छा मतलब तड़कता फड़कता टॉपिक है जिसमें हम कुछ नया सीखे। आपकी क्या ले रहा हूं मैं, राय ले रहा हूं, आप क्या करो, इनिशिएटिव ले लो मुझे बताने का। सेम प्रिंसिपल यहाँ पे लगता है, मैनेजर शुड गिव द अपॉर्चुनिटी टू एम्प्लॉय टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। पार्टिसिपेट करना ऐसा नहीं होना चाहिए मैं बोलूं और कोई को नहीं बोलती, यहाँ को नहीं होना चाहिए। मस्ट वेलकम देयर सजेशन, उनके सजेशंस को वेलकम करना चाहिए। आइडियाज व्हिच विल गिव देम सेटिस्फैक्शन, ऐसे आइडियाज होंगे उनके पास, हम कहेंगे अपने आइडियाज दो यार, हमें अपने आइडियाज दो ताकि हम आपके आइडियाज पे काम कर सके, आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना। या देखिए जो काम बताया था नहीं मैंने बताया था, जैसे एक लाल सिंह चड्ढा मूवी के अंदर होता है ना कि शाहरुख खान का वो वाला पोस्ट आमिर खान कहते हैं कि मैंने बताया था, तो क्या एक सेटिस्फैक्शन था मिलता है बंदे को। ठीक है, ओके, कंप्लीशन ऑफ द टास्क बिकॉज़ व्हेन पॉलिसीज आर मेड अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयज। अब आप लोग एक चीज बताओ, मैं सिलेबस आपके अकॉर्डिंग बनाऊंगा तो आप लोगों को क्या होगा, दिक्कत नहीं आएगी काम करने के अंदर, ऊपर से क्या होगा, सेटिस्फैक्शन होगा यार हम लोगों ने सिलेबस बनवाया है तो हम लोग अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। जब स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग सिलेबस बनता है ना तो स्टूडेंट्स और होते हैं यार, अच्छे से काम कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, दे परफॉर्म देयर वर्क मोर एफिशिएंटली, अपना काम और एफिशिएंटली करते हैं। देखो हीरो की एंट्री हमेशा लास्ट में होती है, इसलिए एक को मैंने छोड़ के रखा था जो कि था आपका 14th नंबर, स्केलर चैन। स्केलर चैन क्या कहते हैं कि देखो भैया अगर एक कंपनी के अंदर कोई इंफॉर्मेशन है ना
एक सिस्टमेटिक वे के अंदर फ्लो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आपकी इंफॉर्मेशन एक सिस्टमेटिक वे के अंदर फ्लो होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भैया जैसे काफी बार होता है ना दोस्तों के अंदर, खासकर मेरे 4 दोस्त है, हमारे 4 दोस्तों का ग्रुप के अंदर, अब क्या होता है कि मुझे कोई बात पता है और मेरे पहले वाले दोस्त को भी बात पता है और इस वाले दोस्त को भी बात पता है। अब ये जो तीसरा दोस्त है इसे बात नहीं पता, तब इसके मन में क्या आएगा, यार ये तो गलत बात है, मुझे भी बताओ। तो उसके मन में क्या होगा, यार जाओ मैं तुमसे बात नहीं करता, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं, क्यों तुम मुझसे बातें छुपाते हो। बातें होती है ना ऐसी। तो वही है कि कंपनी के अंदर भी आपको कोई इंफॉर्मेशन है तो वो आपको एक सिस्टमेटिक वे के अंदर, आपको कोई भी आपकी कंपनी है उसके अंदर क्या है, आपको एक सिस्टमेटिक वे के अंदर इंफॉर्मेशन को फ्लो करवाना पड़ेगा। जैसे सी को कोई बात ई को करनी तो बहुत पहले वो बी को बताएगा, बी ए को बताएगा, ए डी को बताएगा, डी ई को बताएगा। यानी कि क्या होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक फ्लो होना चाहिए इंफॉर्मेशन का। ठीक है, वे ऑफ कम्युनिकेशन विच कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ सुपरवाइजर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। ठीक है, इन्फॉर्म्ड व्हेन इंफॉर्मेशन शुड पास थ्रू एवरी की ऑफ दिस चेन, हर एक मेंबर के थ्रू इंफॉर्मेशन पास होनी चाहिए ताकि सबको बात पता चले क्या बात है। ओके, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी, लेकिन अगर कोई बात होगी इमरजेंसी, क्या बात होगी इमरजेंसी, कि अगर सी को किसी भी हालत में यहीं से कम्युनिकेट करना है। अब सी यहाँ पे क्या, ए यहाँ पे टॉप लेवल को रेफर कर रहा है, बी और डी यहाँ पे जो दूसरे लेवल है उसे रेफर कर रहा है, सी यहाँ पे लोअर लेवल को रेफर कर रहा है। अब सी को यहीं से कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है, बहुत इमरजेंसी है, तो हम यहाँ पे कहते हैं आप डायरेक्टली बात कर सकते हो। लेकिन इस चीज को हम क्या कहते हैं, गैंग प्लैंक। क्या कहते हैं इसे, गैंग प्लैंक। देखो क्या लिखा है, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी फ्यूल इंसिस्टेड और शॉर्टकट दैट इज गैंग प्लैंक। आप गैंग प्लैंक की मदद से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो, लेकिन गैंग प्लैंक के अंदर भी एक चीज आ जाती है कि आपको ये जो चीजें सेम लेवल पे करनी होती है, इन विच इंफॉर्मेशन शुड बी सेड एट द सेम लेवल एंड इट शुड बी यूज्ड इन केस ऑफ इमरजेंसी। आप सी वाला डी से गैंग प्लैंक नहीं कर सकता, सेम लेवल पे ही करना पड़ता है। ठीक है, विद दिस वी केम टू एन एंड। हमने हमारे जितने भी प्रिंसिपल्स थे अच्छे से कवर कर लिए हैं। अब बारी आ जाती है हमारे टेलर भाई साहब की। ठीक है, चलो अब बारी करते हैं हम अपनी, अब बात करते हैं थोड़ी बहुत एफडब्ल्यू टेलर के बारे में। भैया टेलर साहब क्या समझते हैं, क्या बात होगी टेलर जी के साथ। टेलर जी ने कुछ दिए, कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल और कुछ दिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स। क्या टेक्निक्स थी, क्या कुछ था, आइए जानते हैं आज की इस अमेजिंग वीडियो के अंदर। ठीक है, तो चलो साइंटिफिक मैनेजमेंट, देखो 4 बढ़िया प्रिंसिपल दिए हैं इन्होंने। क्या क्या वो प्रिंसिपल थे, सबसे पहले वो कहता है हार्मनी नॉट डिस्कार्डेड, यानी कि शांति मत भंग करो यार। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हार्मनी, शांति बनी होनी चाहिए, भंग नहीं होनी चाहिए। क्या बात कहते हैं, देखो इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स होते हैं। क्या, एक होता है वर्कर्स, एक होता है मैनेजर। वर्कर्स को पता है मैनेजर्स की क्या सोच होती है, सॉरी वर्कर्स को क्या लगता है, ओवरबर्डन विद वर्क एंड आर अंडरपेड। जैसे हर एक इंसान को लगता है ना कि काफी सीबीएसई का पेपर देखे, यार सेट 2 ना बड़ा इजी था इसलिए इसका आगे नंबर, वरना हमारा सेट देख लो बहुत औखा था, है ना। तो वो इसे बात करती है कि वर्कर्स को क्या लगता है, यार हमारे ऊपर इतना काम का बोझ है, एक तो हमें इतना पैसे नहीं देते, काम इतना ज्यादा देते हैं, क्या बात है। मैनेजर्स क्या सोचते हैं कि वर्कर्स आर गुड फॉर नथिंग, मैनेजर्स किसी काम के नहीं है। ओके, एंड आर लेजी एंड यूजलेस एंड आर पेड अननेसेसरी, यार हम तो इन पे खाली पीली पैसा वेस्ट करें, क्यों इन्हें पैसे दे। अब दोनों क्या है, एक दूसरे के प्रति क्या है, कटाक्ष है, यानी कि एक दूसरे की इज्जत नहीं करते। तो यहाँ पे आपके जो टेलर साहब क्या कहते हैं, डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स ईच अदर। देखो भैया, लड़ाई तुम इस साइड पलटो, तुम इस साइड पलटो, दोनों आपस में हाथ मिलाओ, क्योंकि आप दोनों को क्या है, एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना है। क्यों, अब मानते हैं वर्कर तू जा, तू कर लेगा, नहीं कर पाएगा, वर्कर तू आ, मैनेजर तू जा, इसकी गाइडेंस के बगैर तू काम कर लेगा, नहीं कर पाएगा। तो दोनों को जब एक दूसरे की जरूरत है तो तुम क्यों आपस में लड़ रहे हो। तो क्या कहते हैं ये लोग, देखो both group should realize each other importance, दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए। वर्क विद हार्मनी एंड अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करना चाहिए, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। मैनेजर शुड आल्सो शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद द वर्कर्स एंड एम्प्लॉय शुड आल्सो परफॉर्म देयर वर्क विद द बेस्ट एबिलिटी, यानी कि मैनेजर्स अपना प्रॉफिट शेयर करें, ये अपनी पूरी करें। जैसे डिसिप्लिन वाले में हमने किया था, ये अपनी कमिटमेंट पूरी करेंगे, ये अपनी कमिटमेंट्स पूरी करेंगे। ये तो आपका हार्मनी नॉट डिस्कार्डेड। दूसरा पॉइंट आता है आपके पास कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। सेम चीज, मैं कल्ला नहीं हूं यार, ठीक है, मैं आई एम नॉट इंडिविजुअलिज्म, कुछ नहीं होता, कोऑपरेशन करना होगा, साथ में साथ चलना पड़ेगा हमें, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मैनेजर्स शुड इन्वॉल्व द वर्कर्स इन डिसीजन मेकिंग बिकॉज़ दे आर द वन हु परफॉर्म द जॉब। जैसे मैंने कहा था, मैं सिलेबस बनवा रहा हूं तो स्टूडेंट से पूछूंगा, भाई तुझे क्या टॉपिक चाहिए, तुझे क्या टॉपिक चाहिए, अच्छा तुझे ये वाला टॉपिक चाहिए, ये वाला डालते हैं। तुम लोगों से क्या करूंगा, इनिशिएटिव लूंगा, सो दे will be able to contribute their max, ताकि वो अपना मैक्स दे सके। Also they develop feeling of belongingness। क्या लगेगा यार, ये बंदा देखो यार
रतन टाटा जी का मैं एग्जांपल बहुत बार देता हूँ कि एक बार कंपनी में फैक्ट्री के अंदर कुछ वर्कर ने हड़ताल कर दी, उनके बीच में जाके बैठ गए। चाहते तो कोई वर्कर अभी उस टाइम उड़ा सकता था, लेकिन बीच में आगे बैठ गए, वर्कर ने डिमांड ही छोड़ दी। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा यार हम टाटा कंपनी को बिलोंग करते हैं। मैनेजर्स शुड रिवॉर्ड द एम्प्लॉइज फॉर गुड सजेशन एंड वर्कर्स शुड आल्सो नॉट गो ऑन स्ट्राइक एंड पुट अननेसेसरी डिमांड्स। उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए कि भैया हम ही हैं इस कंपनी के अंदर, हम नहीं होंगे तो नहीं काम चलेगा। किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए, सिर्फ कॉपरेशन होना चाहिए। अगला पॉइंट आ जाता है आपके पास, देखो क्या है आपके पास अगला पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। सिर्फ बात करते हैं इसके अंदर हम ट्रेनिंग के बारे में कि ट्रेनिंग करवाओ एम्प्लॉयज की ताकि वो अपना बेस्ट दे सके। बिजनेस इज एफिशिएंट एंड इफेक्टिव व्हेन वर्कर्स इज, देखो मेरा बिजनेस टाटा कंपनी क्यों ग्रो करे, क्यों टाटा कंपनी के एम्प्लॉयज ग्रो कर रहे हैं। एक कंपनी का ट्रू एसेट कौन सा होता है? उनके एम्प्लॉयज। अगर उनके एम्प्लॉयज ग्रो कर रहे हैं तभी तो वो कंपनी ग्रो कर रही है, ठीक है। Workers become efficient and effective with proper training of the employees। proper training होगी तभी वो अच्छे से एम्प्लॉय कर पाएंगे। ओके, selected scientifically, और जो ट्रेनिंग का मेथड है, employees should be selected scientifically for the right right place। सही एम्प्लॉयज को सही जगह पे बैठाना होना चाहिए, है ना। जैसे एक आपका चैप्टर नंबर 7 आया होगा, आपने पढ़ा होगा शायद, द इंटरव्यू। तो उसमें पता है वो कहते हैं अम्बर्टो इको जो है वो कहते हैं कि जो मेरी बुक थी द नेम ऑफ द रोज, जिसने आई गेस 10 मिलियन कॉपी सोल्ड की थी, जिसमें से 2 या 3 मिलियन यूएस की थी। उन्होंने कहा अगर ये कॉपी में अगर ये जो बुक थी मैं 10 साल पहले लॉन्च करता तो इसे इतनी सफलता नहीं मिलती, 10 साल बाद लॉन्च करता तब भी इतनी सफलता नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि सही टाइम सही प्लेस सही जगह, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो वही चीज इसके अंदर कह रखी है। लास्ट पॉइंट आता है आपके पास, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। यार साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब। मैनेजमेंट अगर आप कर रहे हो ना तो ऐसे नहीं कि यार जो मर्जी रूल ऑफ थंब, यानी कि सिक्का उछाला हेड आया तो चलो भाई कोई बात नहीं, ये तेरी बात मान जाएंगे, टेल आया तो ये तुक्का नहीं मानना यार। हर एक चीज को देखना, एनालाइज करना। अच्छा अगर मैं ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल लगाता हूँ, इसके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे, क्या नेगेटिव पॉइंट्स होंगे। जो पॉजिटिव को तो रखो साइड में, नेगेटिव पॉइंट्स निकालो। नेगेटिव पॉइंट्स के तो 5 पॉइंट्स आ रहे मेरे पास नेगेटिव। इन नेगेटिव पॉइंट को मैं कैसे सोल्व कर सकता हूँ, ये चीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए सिक्का उछाला हेड आए तो ये वाला करेंगे, अगर वो टेल्स आए तो ये वाला करेंगे, नहीं। आपको प्रॉपर स्टडी करनी पड़ेगी। ओके, अकॉर्डिंग टू एफडब्ल्यू टेलर, मेथड्स एंड जॉब शुड बी अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक मेथड्स एंड एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट इज विद द हेल्प ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर rather than the rule of thumb। तुक्का नहीं मारना। ओके, when we apply rule of thumb it completely depends on the luck। लक पे डिपेंड करता है, क्या पता सही भी हो जाए, क्या पता गलती हो जाए, लेकिन क्या होता है 50-50 चांसेस होते हैं। लेकिन जब मैं एनालाइज कर रहा हूँ ना, मेरे चांसेस अप्रोक्सीमेटली 75 to 80 के मेरा जो प्लान है वो सक्सेसफुल होगा। क्यों? मैं डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो आपके कुछ प्रिंसिपल। अब कुछ टेक्निक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्या क्या टेक्निक्स थी इसके अंदर। तो सबसे पहली टेक्निक आ जाती है आपके पास वर्क स्टडी। वर्क स्टडी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, तो वर्क स्टडी क्या है? वर्क स्टडी कॉम्बिनेशन है फटीग स्टडी की। ये क्या होता है? पढ़ते हैं, मोशन स्टडी पढ़ते हैं, टाइम स्टडी पढ़ते हैं, मेथड स्टडी पढ़ते हैं। 4 स्टडीज है। इन 4 स्टडीज को बता देता हूँ क्या क्या है। हालांकि ये चारों की चारों स्टडीज एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आते, पर फिर भी हम एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स कहाँ आने हैं। सबसे पहले आ जाता है आपके पास फटीग स्टडी। फटीग स्टडी का मतलब क्या होता है? रेस्ट इंटरवल्स, यानी कि बॉस रेस्ट लेना है। क्या लेना है? हमें रेस्ट लेना है। तो हम इसमें कहते हैं डन टू फाइंड आउट द ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल्स एंड नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स। ये क्यों करते हैं हम लोग? ताकि हम दे सकें। यार एक चीज बताओ, सारा दिन काम करते रहोगे ना यार, सारा दिन कौन काम करे? सारा दिन काम करने, आपके स्कूल के अंदर भी एक रिसेस नाम की चीज होती है ना। क्या होती है? रिसेस नाम की चीज होती है। क्यों? आपका माइंड फ्रेश कर सके आप, ताकि रिसेस के बाद आपके जो पीरियड्स आप उनके अंदर फुल एनर्जी के साथ बैठ सको। वरना 6 घंटे लगातार पढ़ोगे तो क्या होगा? यार सर तू नहीं पढ़ा जा रहा, ये चीज हो गया नहीं होगी। तो भाई अगर दूसरी साइड में आपको ब्रेक दूं तो आपको क्या होगा? काफी बार हम लेते हैं नैप लेते हैं 20 मिनट्स का, कि 20 मिनट सोने के बाद हमारा माइंड एकदम फुल एक्टिव हो जाता है। नैप लेते हैं, बिल्कुल उस तरीके से फटीग स्टडी है, यानी कि ताकि हम क्या निकाल सके? रेस्ट इंटरवल्स निकाल सकते हो, नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स निकाल सके। यानी कि 1 घंटे का रेस्ट दूंगा दिन के अंदर, और 1 घंटे का रेस्ट कितनी बार दूंगा? कि अच्छा एक सुबह दे दिया मैंने 10, जैसे 8 बजे आते हो, एक 11 बजे मिल जाएगा, एक 2 बजे मिल जाएगा, एक शाम को 5 बजे से मिल जाएगा, एक फिर रात को 8 बजे मिल जाएगा। इस हिसाब से अगर 10 बजे, अगर 12 घंटे को बेनिफिट काम करते हैं, ठीक है, 12 घंटे नहीं 14 घंटे। कंपनी के अंदर तो बहुत घंटे काम करना पड़ता है। ओके, आफ्टर परफॉर्मिंग वर्क फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एम्प्लॉयज नीड रेस्ट। काफी टाइम के काम करने के बाद एम्प्लॉयज को रेस्ट चाहिए होता है। अभी कैसे निकालते हैं? देखो, एक एम्प्लॉय का, आपको एक एवरेज एम्प्लॉय को ऑब्जर्व करना है। नोट डाउन द टाइम व्हेन ही फील्स टायर्ड एंड हाउ मच टाइम डज इट टेक्स टू रीजनरेट एनर्जी। यानी कि
आपको क्या करना है, आपको एक एम्प्लॉय लेना है, ठीक है। आपको देखना है कि अच्छा मैं 8 बजे आ गया ऑफिस, ठीक है, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अच्छा 11 बजे नोट कर लो, 11 बजे से रेस्ट की जरूरत पड़ गई, ठीक है। उसके बाद देखते हैं काम पे कितने, अच्छा 11:30 बजे काम पे वापस आ गया, ठीक है। फिर देखो कितने घंटे काम कर रहा है, अच्छा 2-3, उसने फिर 4 घंटे काम किया, फिर उसने वापस रेस्ट लिया, लो 2 बजे इसने रेस्ट लिया, 2 बजे के बाद कितने घंटे का रेस्ट लिया उसने, चलो उस टाइम उसने 3 बजे वापस आ गया, इस बार 1 घंटे का रेस्ट लिया। क्या कर रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ एक एवरेज एम्प्लॉय को कि वो किस हिसाब से कितने इंटरवल से रेस्ट के लिए, ठीक है। फिर क्या किया मैंने, रिपीट द अबव स्टेप अगेन एंड अगेन एंड देन डिटरमाइन द रेस्ट इंटरवल। मैंने देखा कि अच्छा ये एम्प्लॉय इतना टाइम लेता है, ये एम्प्लॉय इतना टाइम लेता है, ये एम्प्लॉय इतना टाइम लेता है। फिर मैंने एक एवरेज निकाला और मैंने कह दिया कि देखो बेस्ट टाइम है 10:30 से 11:30 बजे तक 1 घंटे का रेस्ट दूंगा, 2:30 बजे से 3:30 बजे तक 1 घंटे का रेस्ट दूंगा। ऐसे क्या होगा, एम्प्लॉय सारे सेटिस्फाई हो जाएंगे। क्यों, जो 10 बजे रेस्ट लेने वाले थे उन्हें लगा कि चलो आधे घंटे फालतू काम करना है, जो 11 बजे थे जो मतलब 11 बजे रेस्ट लेते हैं उन्हें कहते हैं चलो 1 घंटे आधे घंटे पहले ले लेंगे। इससे क्या एवरेज निकालने से सारे लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं, ठीक है। ये तो थी आपकी फटीग स्टडी। दूसरी आ जाती है आपके पास कौन सी, मेथड स्टडी। क्या कहते हैं आपकी मेथड स्टडी, तो मेथड स्टडी कहती है कि डन टू फाइंड आउट द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग अ टास्क। एक कोई भी एक टास्क को करने का बेस्ट मेथड कौन सा होता है वो। अब कैसे, जैसे मैंने साइंस रूल ऑफ थंब में बताया था, मेथड ऑफ प्रोडक्शन शुड नॉट बी डिसाइडेड बाय रूल ऑफ थंब। तुक्का नहीं मानना चाहिए कि भैया कोई बात नहीं, आपको क्या करना होगा, जैसे कोई भी मेथड है, जैसे मैं डेप्रिसिएशन में बता देता हूँ, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी। जैसे अगर मैं डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं, अब मैं क्या देखूंगा, ये मेरे फर्म का नेचर क्या है, मैं मेरा जो फर्म है वो किस तरीके का धंधा करता है, क्या वो रोड मैन्युफैक्चरिंग इन सब क्या है, तो मेरे लिए एसएलएम बढ़िया। अगर मेरा फर्म किसी और चीज का है तो मैं डब्ल्यूडीवी लगाता हूँ। तो आप लोगों ये देखोगे मेरे लिए बेटर कौन सा ऑप्शन है, ये चीजें देखोगे कि अच्छा मेरी कंपनी इस चीज की है तो मैं कौन सा पॉइंट लगाऊं। अगर मैं एसएलएम लगाता हूं तो क्या पॉजिटिव पॉइंट्स आएंगे, क्या नेगेटिव आएंगे। जो नेगेटिव पॉइंट्स है उनके ऊपर वर्क करते हैं कि अच्छा इन नेगेटिव पॉइंट्स के अंदर अगर मुझे मान लेते हैं 1 लाख का नुकसान है तो कैसे मैं मेरे 1 लाख के नुकसान को 10,000 कर सकता हूँ। ये सारी चीजें क्या करोगे आप, एनालाइज करोगे, ठीक है। तो ट्राई एंड इवैल्यूएट डिफरेंट मेथड्स एंड देन सिलेक्ट द मेथड विद द मैक्सिमम विद मैक्सिमम व्हिच मैक्सिमाइज द क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जो कि आपकी क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करे और रिड्यूस करे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरर विल फर्स्ट इवैल्यूएट वेदर लेबर इंटेंसिव मेथड। चलो, तो एक्चुअल में क्या हुआ था, वो थोड़ा सा वो मेरे फोन का जो स्पेस था वो थोड़ा कम हो गया था, इस वजह से हो गया था। मैं बता देता हूँ मैं क्या बता रहा था। देखो आपकी रिड्यूस हो जाएगी कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक एग्जांपल दिया है, जैसे मान लो मेरी कंपनी है, ठीक है, मेरी कंपनी के अंदर मैं बॉक्सेस मैन्युफैक्चर करता हूँ, ठीक है, कार्टून्स वगैरह, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो, मैं देख रहा हूँ यार मैं कौन सी चीज अपनाऊं, या तो मैं लेबर्स को लेके हूँ या मैं बड़ी सारी मशीनरी लगा दूं। मशीनरी के अंदर पैसे ज्यादा लगेंगे, ठीक है, मशीनरी आगे का सुख देखेगी। लेबर, अगर मैं लेबर लेता हूँ तो लेबर को क्या है कि पे करना पड़ेगा, लेकिन लेबर थोड़ा चीप पड़ेगा, एक साथ इतने ज्यादा पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे। अब मेरे कस्टमर्स को किसका बना हुआ ज्यादा, जैसे अगर मैं मशीनरी तो उसके अंदर परफेक्शन आ रहा है, लेबर्स के अंदर थोड़ी बहुत गड़बड़ आ रही है। अब ये सारे पॉइंट्स को मैं दिमाग में मद्देनजर रखते हुए तो एक पर्टिकुलर मेथड क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो ये तो थी आपकी मेथड स्टडी। अब आ जाते हैं आपकी टाइम स्टडी के ऊपर कि क्या कहती है आपकी टाइम स्टडी। ओके, तो टाइम स्टडी के बारे में देखें कि आपकी टाइम स्टडी क्या कहती है आप लोगों को। तो ये है आपकी टाइम स्टडी, ठीक है। तो टाइम स्टडी क्या कहती है, देखो टाइम स्टडी क्या होता है, टू फाइंड आउट। टाइम स्टडी हम क्यों निकालते हैं, टाइम स्टडी को क्यों परफॉर्म करते हैं, ताकि हम कर सकें टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब। जैसे बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग है तो एक पर्सन को कितना टाइम लेना चाहिए बॉक्स मैन्युफैक्चर करने के अंदर। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब, मुझे 100 बॉक्सेस चाहिए तो 100 बॉक्सेस के लिए मुझे कितने एम्प्लॉयज चाहिए, 10 चाहिए, 5 चाहिए, 20 चाहिए, 25 चाहिए, कितने एम्प्लॉयज चाहिए मुझे, ठीक है। क्लासिफाई द एम्प्लॉयज एंड एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट, कि मेरे पास कौन से एम्प्लॉयज है जो एफिशिएंट है और कौन से हैं जो ढंग से काम नहीं कर रहे, ठीक है, इनएफिशिएंट है, ठीक है। अब ये कैसे करना है, सेम मेथड है, सारी जगह सेम मेथड है। ऑब्जर्व करूंगा एक एवरेज एम्प्लॉय को, देखूंगा वो कितना टाइम ले रहा है, फिर बार बार रिपीट करूंगा कि भाई अच्छा क्या पता एक बार इसने जल्दी कर दियो, बार बार रिपीट करूंगा 100 ऑफ टाइम। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एवरेज ही निकाल दूंगा। अब इससे अब जो मेरे पास एवरेज आ गया, जैसे मैंने कहा एक बॉक्स आपका 1 मिनट 30 सेकंड के अंदर बन जाना चाहिए, ठीक है। आपका बॉक्स क्या 1 मिनट 30 सेकंड के अंदर बन जाना चाहिए। अब जैसे मेरा एवरेज टाइम है, अब एक पर्सन है जो 1 मिनट 30 सेकंड में बॉक्स बना है, वो क्या एक एवरेज एम्प्लॉय है, क्या वो एक एवरेज एम्प्लॉय जो 1 मिनट के अंदर या 1 मिनट 30 सेकंड, जैसे 1 मिनट 29 सेकंड के अंदर वो जो बना रहा है वो क्या है मेरे पास, वो इफेक्टिव वर्कर है। क्यों, क्योंकि वो जितना टाइम है उससे कम टाइम के अंदर काम कर रहा है। और कोई पर्सन जो 1 सेकंड भी ज्यादा ले रहा है, जितना भी टाइम ज्यादा ले रहा है, वो क्या है, इनएफेक्टिव वर्कर है हमारा, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा टाइम ले रहा है। ये थी आपकी टाइम स्टडी। बहुत सिंपल स्टडीज है यार, टाइम नहीं लगता है स्टडीज को करने के अंदर, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है। अगले पार्ट के ऊपर आ जाते हैं हम। आपकी होगी टाइम स्टडी। लास्ट आ जाता है आपके पास कौन सी, मोशन स्टडी। कौन सी स्टडी आ जाती है आपके पास लास्ट, आपकी मोशन स्टडी। तो आपकी मोशन स्टडी क्या कहती है, देखो डन टू स्टडी। अब मोशंस के ऊपर क्या होता है, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है,
आज मेरी वैसी कमर में दर्द भी आ रखा है, तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। चलो अब मेरे पता है क्या, अब एक एम्प्लॉय है, आपने देखा होगा, अब जैसे मैं एक फैक्ट्री वर्कर हूँ, ठीक है, मेरा क्या काम है, जो बॉक्सेस होते हैं एक मशीन से बन के आते हैं, ठीक है, एक मशीन से बन के आते हैं, मुझे यहाँ पे एक एम्प्लॉय है, मुझे दूसरी मशीन के अंदर पास थ्रू करवाना है, तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, नीचे झुकना पड़ रहा है और एक मशीन को ऊपर देना पड़ रहा है, नीचे झुकना पड़ रहा है और ऊपर देना पड़ रहा है, नीचे झुकना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है, नीचे झुकना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है। ये तो होगी कौन सी आम जिंदगी। अब खाते हैं मेंटोस, और मेंटोस जिंदगी में क्या होता है, यहाँ से बॉक्स उठाया यहाँ पे रखा, यहाँ से बॉक्स उठाया यहाँ पे रखा, यहाँ से बॉक्स उठाया यहाँ पे रखा। अब मेरा एक मोशन था कौन सा, नीचे झुकने का। अब इससे क्या हो रहा था, मेरी स्पीड स्लो हो रही थी, मेरी बैक में पेन आ रहा था। अब मेरे पेन आने से मैं अपना 100% कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा था, तो इस वजह से क्या हो रहा था, अरे बॉक्स उठाया, एक तो बॉक्स भी भारी था, छोड़े यार, अगला बॉक्स देखेंगे, उठाया दूसरा। अब इसके अंदर क्या हुआ, मेरी स्पीड इंक्रीज हुई, मैं इफेक्टिव बन गया, मैं एक इफेक्टिव वर्कर बन गया। तो आपकी जितने भी अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं, मोशंस हैं जो आपके, इसके अंदर हम आपके हर अननेसेसरी मूवमेंट को क्या करते हैं, काट देते हैं, खत्म कर देते हैं। ओके, डन टू स्टडी द मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज एंड देन क्लासिफाई दिस मूवमेंट एज प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव। यानी कि हम स्टडी करते हैं एम्प्लॉयज की, डन टू स्टडी द मूवमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज, हम मूवमेंट जो भी होती है एम्प्लॉयज की वो स्टडी करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि क्या ये मूवमेंट प्रोडक्टिव थी या अनप्रोडक्टिव थी, ठीक है। ऑब्जर्व एन एवरेज एम्प्लॉय वर्किंग, कैसे, वही सेम मेथड है, एक एम्प्लॉय करो, ऑब्जर्व करो, नोट डाउन करो कि क्या क्या मूवमेंट्स वो करता है। उसके बाद क्या करो, आप जो भी उसकी अननेसेसरी, जैसे झुकना अननेसेसरी इवेंट था, कट डाउन कर दो, काट दो साले को, ठीक है। तो ये आपकी होगी मोशन स्टडी, ठीक है। आई होप आपकी सारी स्टडीज आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब कुछ नॉर्मल प्रिंसिपल्स है, उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर आ जाते हैं हम अपने इस चैप्टर के एंड की तरफ। अब बस एक स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन रह गया, फंक्शनल फोरमैनशिप रह गया, डिफरेंशियल प्राइस सिस्टम रह गया, मेंटल रह गया। उसके बाद तो आपके फीचर्स और इंपॉर्टेंस है, वो से मैं मेन बता दूंगा उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स है। मैं जनरली कहूँ, मैं थोड़ी देर के लिए पानी क्या पीने गया, इन्होंने कुछ ज्यादा विकेट्स नहीं निपटा दिए, 3 विकेट चले गए। यार ये तो गलत हो गया, हम लोग तो कुछ और ही समझ रहे थे। मैंने सोचा कि ये तो इंडिया जीतेगी 9-10 विकेटों, मतलब 8-9 विकेटों से तो जीतेगी, तो क्या हो ही क्या गया, क्या से क्या हो गया, ये तो कितने ओवर हो गए वैसे, एक सेकंड रुकना, बस देख तो नहीं ओवर कितने हुए, तो जनरली मुझे लगा ही नहीं था कि इतने जल्दी हो जाएगा। अभी आ जाएगा, एक सेकंड रुको, एक सेकंड, अभी बॉल डालेगा बंदा। क्या स्कोर क्या हुआ है सिर्फ 2 ओवरों के अंदर, भाई साहब ये तो फिर गजब है। फिर तो यार अब ऑस्ट्रेलिया के जीतने के चांसेस ही कुछ ज्यादा ही बढ़ गए। बस कोहली भाई हैं जो बचा सकते हैं। चलो यार हम तो टॉपिक करते हैं, मेरा तो एनर्जी लेवल डाउन हो गया। चलो अगला पॉइंट देखो यार, देख लो अब तो क्या अगला पॉइंट आपका, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। ओके, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन वर्क का मतलब क्या होता है, आप काम करो यार, स्टैंडर्ड बनाए रखो। जैसे एडिडास है ये, ठीक है, अब जैसे ये नहीं है, सॉरी, ये तो मेरी काम है, ऐसे मैं एडिडास का लूंगा। जैसे कोई भी एक जैसे एडिडास की टी शर्ट है, वो किस जो प्रिंसिपल पे काम करते हैं, क्वालिटी यार। अब एडिडास वाले से पूछते हो भाई कपड़ा फटेगा तो नहीं, पूछ सकते हो, नहीं पूछ सकते यार, आप गलती से भी नहीं पूछोगे, क्यों, आपको पता है भाई ये कंपनी है, ये क्वालिटी वाली कंपनी है, क्वालिटी के ऊपर काम करती है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपके गुड्स के अंदर एक स्टैंडर्ड बनाए रखना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए आपके अंदर, क्वालिटी होनी चाहिए। सिमिलरली एक वर्ड आता है सिंप्लीफिकेशन। आपने काफी बार देखा होगा कि एक सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या, जैसे मान लो आप एक ढाबा चला रहे हो, ठीक है, आपने अपने मेन्यू के अंदर 100 से ज्यादा आइटम्स रखे हुए हैं, ठीक है। अब आपको इन 100 आइटम्स के लिए, लेकिन एक चीज बताओ, आपको 100 आइटम्स रखे हुए, तो 100 आइटम्स के लिए इन्वेंट्री भी लगेगी आपको बहुत ज्यादा इन्वेंट्री पे खर्च होगा। इससे क्या होगा, आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, जब एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब आपको क्या करना चाहिए इस केस के अंदर, आपको अपने ये देखना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए। देखो एनालिसिस बहुत अच्छी चीज है, ये इतनी मस्त चीज है ना एनालिसिस करना। क्या एनालिसिस करना चाहिए आपको, कि आपको देखना चाहिए कि अच्छा, कि जैसे कि अभी आपका जो 100 है, इनमें से सबसे ज्यादा कौन सी है। जैसे आपको 10 मिल गई, क्या मेजरली लोग तो ये करते हैं, एक आध पर्सन होता है जो बाकी 100 में से कोई एक आध चूज कर लेता है। अब आपको क्या करना है, अपनी बची हुई जो 90 आइटम्स है ना, उन्हें हटा दो, सिर्फ 10 आइटम रखो। इससे क्या होगा, पर्सन के मन में कंफ्यूजन नहीं होगी, ज्यादा आइटम रखो ज्यादा कंफ्यूजन होगी, कम कंफ्यूजन, और वो जो रिपीटेड ऑर्डर्स है वो मंगवाएंगे वो लोग, यानी कि वो आपकी स्पेशलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे आपको जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है आपके प्रोडक्ट है, डज नॉट ओनली रिलेट सिर्फ आपके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में बात नहीं करता,
और भी काफी चीजों के बारे में बात करते हैं कि आपकी क्या साइज क्या है, क्या टाइप है, वेट, मेजर, इन सब के अंदर भी आपको क्वालिटी बनाए रखनी चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट इज पॉसिबल इफ स्टैंडर्ड्स आर आल्सो मेंटेन्ड इन मेंटेनेंस एंड सिलेक्टिंग टूल्स इक्विपमेंट। यानी कि आपको एकदम जो भी काम करना चाहिए एकदम स्टैंडर्ड की चीजें करनी चाहिए। आपको स्टैंडर्ड मतलब आपको एक अच्छे मटेरियल यूज करने चाहिए, स्टैंडर्ड मटेरियल यूज करने चाहिए, और एक अच्छे कारीगर से वो कपड़े बनवाने चाहिए, यानी कि एक स्टैंडर्ड मैन रखना चाहिए, एम्प्लॉय रखना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए क्या आपके पास देखो सिंप्लीफिकेशन भी आ जाता है। साथ साथ सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट साइज एंड टाइप। अननेसेसरी आइटम्स को रिमूव करो, क्योंकि ज्यादा वैरायटी डालोगे तो फिर ज्यादा इन्वेंटरी लगेगी और लेबर और अलग अलग मशीनरी, अगर सिर्फ कपड़ों ढाबे की बात ना करें तो अलग अलग जो भी आपकी कंपनी में उसमें मशीनरी भी ज्यादा लगेगी। इंप्रूव क्वालिटी एज इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट ऑल द फोकस इज कंसर्न ऑन सर्टेन प्रोडक्ट। पहले आप दाल मखनी सारी चीजें, अब आपका सिर्फ ध्यान है दाल मखनी बनानी बढ़िया सी, तब क्या होगा आपके प्रोडक्ट और बढ़िया बन जाएगा इसके अंदर। ठीक है, रिड्यूसेस कॉस्ट एज लेस रिसोर्सेज विल बी रिक्वायर्ड। कम रिसोर्सेज होंगे, मैंने कहा था एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल दैट इज फंक्शनल फॉर्मेटशिप। ये कहीं ना कहीं यूनिट ऑफ कमांड से थोड़ा सा अलग है। अब काफी बच्चे पूछते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे करता है। देखो मेन बात तो बताऊं क्या, आपकी यूनिट ऑफ कमांड के अंदर आपको पर्सन अलग अलग डायरेक्शन के अंदर खींचता है। प्रोडक्शन वाला कह रहा है धीरे कर, सेल्स वाला कह रहा है बढ़ा कर, धीरे बढ़ा धीरे बढ़ा धीरे बढ़ा, ये चलता रहता है। लेकिन फंक्शनल फॉर्मेटशिप कहते हैं कि एक पर्सन के 8 बॉस होने चाहिए। भैया अभी तो कह रहे थे एक बॉस एक पर्सन एक बॉस नहीं, हम कह रहे हैं 8 बॉस होने चाहिए। अब वो 8 बॉस किस किस हिसाब से वो तो मैं बता दूंगा। फिर 8 बॉसेस का क्या सिस्टम है वो कह रहे हैं कि देखो हर एक पर्टिकुलर फील्ड के एक बॉस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फर्क है कि जो आपके 8 के 8 बॉस है ना वो आपको एक सेम डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या हो रहा था, आपको अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर लेके जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपको क्या एक सेम डायरेक्शन मिल रही है। तो इसके अंदर देखो वर्कर मस्ट कंसंट्रेट ऑन द कंसंट्रेट ऑन द वर्क एंड प्रोडक्शन फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ प्लानिंग, यानी कि कोई बर्डन नहीं होना चाहिए उनके ऊपर प्लानिंग के। फंक्शनल एक्सपर्ट्स फॉर ईच डिपार्टमेंट बिकॉज वन पर्सन कैन नॉट बी बेस्ट इन एवरी वर्क, यानी कि आपको गाइडेंस मिलनी चाहिए हर एक एम्प्लॉय की। ठीक है, अब किस किस हिसाब से देखो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक पॉइंट रह गया क्या ये ऊपर, एक सेकंड रुको, हाँ ये रहेगा ना प्लानिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दोनों के अंदर। अब प्लानिंग डिपार्टमेंट है और आपका जो प्रोडक्ट डिपार्टमेंट है, इसके अंदर हमने आपके कुछ कुछ बॉस बनाए। क्या क्या रोल है बॉस का, देखो एक है रूट क्लर्क। रूट का क्या मतलब होता है, रास्ते दिखाने, यानी कि फिक्स द सीक्वेंस टू परफॉर्म द मैनुअल और मैकेनिकल। रूट क्लर्क क्या करेगा, आपको रास्ते दिखाएगा। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क आपको इंस्ट्रक्शन देगा। टाइम एंड कॉस्ट, आपकी टाइम और कॉस्ट देखेगा कि किस किस हिसाब से आप क्या क्या काम कर रहे हैं, यानी कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी चेक कर रहा है। डिसिप्लिनेरियन आपका ओवरऑल काम चलेगा। सिमिलरली गैंग बॉस, जो गैंग का बॉस होता है वो क्या करता है, तो ये चीचे ये ले आपके लिए क्या करेगा, आपके लिए जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल है वो आपको लाके देगा। स्पीड बॉस आपकी स्पीड चेक करेगा। रिपेयर बॉस कोई भी चीज हो किससे रिपेयर करके देगा। इंस्पेक्टर कोई डिसिप्लिनेरियन वाला काम करेगा। वेरी सिंपल यार, इतनी सिंपल चीज है ना, मैं बहुत ज्यादा सिंपल है। बस आज इंडिया जीतने का भी इंडिया का सिंपल हो जाए, आउट ना हो जाए बस। अब कोई आउट हुआ ना यार तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो एक चीज बढ़िया कि हमारे पास दोनों बहुत तगड़े बैट्समैन अभी भी पड़े हैं, और उसके बाद भी ऐसा नहीं कि हमारी टीम खाली हो जाएगी। हमारे पास फिर भी मैं सबसे पांड्या भी अभी, पहले 3 कौन है वो मैं अब क्या होता है, एक तो ईशान किशन है, एक रोहित शर्मा है, नहीं एक श्रेयस अय्यर होगा। जल्दी हार गया यार, मतलब इतना जल्दी आउट नहीं होना चाहिए था। चलो क्या करें। अब अगर हम आ जाते हैं हमारे अगले पॉइंट्स के ऊपर, देखो ठीक है, आपका अगला पॉइंट आ जाता है आपके पास डिफरेंशियल प्राइस सिस्टम सिमिलर टू टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में क्या कहता है, 1 पॉइंट आपके 1 मिनट 30 सेकंड के अंदर एवरेज वर्कर, 1 मिनट से 30 सेकंड से पहले तो आपका हो जाता है वो एफिशिएंट वर्कर, और यहाँ पे इफेक्टिव वर्कर, और यहाँ अगर ज्यादा ले तो वो क्या बन जाता है, इनइफेक्टिव वर्कर, है ना। सिमिलरली जब मैं, ये तो हो गया टाइम के बारे में, जब आप कॉस्ट के बारे में बात करोगे तब आप क्या बात करोगे, डिफरेंशियल प्राइस सिस्टम, सारा सिस्टम सेम है। अगर मैं इसे 2 लाइनों के अंदर कंक्लूड करना चाहूँ ना, कि 2 लाइनों के अंदर बता दूं कि पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, तो क्या है, 100 रुपए के अंदर कोई पर्टिकुलर पर्सन काम करता है। ठीक है, ठीक है, मैंने एवरेज निकाला, 100 रुपए के अंदर एक पर्टिकुलर पर्सन काम कर रहा है। अगर 100 रुपए में कर रहा है तो वो क्या है, एवरेज है। अगर वो 90 के अंदर कर रहा है तो वो क्या है, एफिशिएंट है। और अगर वो क्या नाम लेते हैं 90 के अंदर, सॉरी ज्यादा बॉक्सेस बना रहे हैं, एक सेकंड रुकना, ये मैंने गलत एग्जांपल दे दिया, गलत हो जाता है काफी और गलत हो जाता है। मैं सच्ची में मेरा मूड ऑफ हो चुका है यार, मतलब वर्ल्ड कप है यार, वर्ल्ड कप में ये नहीं चलता। तीसरा भी क्या वर्ल्ड कप में जनरली, ये तो मैं सबसे 2 विकेट जो लिए ना वर्ल्ड कप में जनरली नहीं चलता यार। ये वर्ल्ड कप है 4 साल में एक बार आता है, ये तो पहला मैच हार जाएंगे फिर।
चलो डिफरेंशियल प्राइसेस सिस्टम ढंग से समझाता हूँ, वो थोड़ा मेरा माइंड सा थोड़ा हो गया था। चलो, पे डिफरेंट वेजेस टू डिफरेंट एम्प्लॉयज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एफिशिएंसी लेवल, यानी कि बात वही है, एग्जांपल मेरा थोड़ा गलत हो गया था, वो बता देता हूँ। एफिशिएंसी लेवल किस हिसाब से हमें देखना होता है, देखो अब यानी कि इसके अंदर एफिशिएंट वर्कर्स शुड बी पेड एन एक्स्ट्रा अमाउंट सो दैट दे आर मोटिवेटेड। अगर कोई बंदा ढंग से काम करे, मैं क्या कहूंगा भाई, तू और तुझे कितना, तू कितने एक बॉक्स के कितने रुपए लेता है, जैसे एक पर्सन है वो जैसे हमने इसके अंदर क्या टारगेट सेट करना है कि आपको 100 बॉक्सेस बनाने हैं। कितने बॉक्सेस बनाने हैं आपको, 100 बॉक्सेस बनाने हैं, ठीक है। क्या अगर जो भी पर्सन 100 बॉक्सेस बनाता है वो क्या है, एवरेज वर्कर है, कि भैया एक पर्सन दिन के अंदर एवरेज देखा जाए तो एवरेज बेसिस के ऊपर 100 बॉक्सेस बना लेते हैं, ठीक है। कितने बॉक्सेस बना लेते हैं, 100 बॉक्सेस बनाते हैं। तो हमने क्या कहा, जो पर्सन 100 बॉक्सेस बनाएगा, देखो इसके अंदर जो पर्सन 100 यूनिट्स बना लेगा तो हम उसे कितना डॉलर देंगे, $100 देंगे पर बॉक्स के, ठीक है। तो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, $10,000। $10,000 वो एक दिन के कमा रहे हैं। वैसे पता नहीं कौन है अमीर ज्यादा जो इतना कमा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे रुपीस का साइन नहीं मिला, सिर्फ डॉलर लगा दिया उन्होंने। $10,000 बंदा एक दिन का कमा रहा है, चलो कोई बात नहीं। जो पर्सन 100 यूनिट से कम बना रहा है, जैसे मान लेते एक पर्सन 90 यूनिट बना रहा है, तो उसकी कितनी कमाई होगी, उसकी होगी $8,100। $9,000 किसी के दिमाग में आता तो निकाल दो, वो वाला पॉइंट नहीं है इसके अंदर। आपको लग रहा होगा कि उसका $1,000 का नहीं बॉस, ये पॉइंट समझना आपको, ये अच्छा पॉइंट है। और अगर पेपर लेवल का आ गया तो ये पॉइंट जरूर डिस्कस करेंगे। अगर वो 100 यूनिट से कम, जैसे मैंने लिया 90 यूनिट, तो उसे कितने रुपए मिलेंगे, $8,100 मिलेंगे उसे, ठीक है। और सिमिलरली अगर कोई पर्सन 110 यूनिट बनाते हैं, यानी कि एवरेज से ज्यादा बनाता है, तो उसे कितने मिलेंगे, उसे मिलेंगे $12,100 मिलेंगे उसे। देख रहे हो, अगर आप एवरेज हो तो $10,000 लेके जा रहे हो, लेकिन अगर आप इनएफिशिएंट हो, यानी कि आप अगर जो काम दिया गया उससे कम काम कर रहे हो, जैसे 90 बॉक्सेस बना रहे हो, तो आपको बहुत $8,100 ही मिलेंगे पर बॉक्स पे। और अगर ज्यादा कर रहे हो तो आपको $12,100 मिल जाएंगे, यानी कि अलग अलग वेजेस के ऊपर जितना आप काम कर रहे हो उस हिसाब से आपको पैसे देंगे, यानी कि डिफरेंशियल प्राइस वेज सिस्टम। वेज सिस्टम हम कैसे किस पे डिसाइड कर रहे हैं, जो आपका प्राइस वेज सिस्टम है वो डिफरेंशियल है, अलग अलग है, ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क यू डू, ओके। चलो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट प्रिंसिपल, मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन एक्चुअल के अंदर और कुछ नहीं होता है, मेंटल रेवोल्यूशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, देखो मेंटल रेवोल्यूशन क्या होता है, मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब होता है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म एंड हार्मनी नॉट डिस्कार्डेड। इन दोनों को मिला के मेंटल रेवोल्यूशन बनता है, इससे ज्यादा दिमाग में होती बात रखनी नहीं है, ठीक है। बहुत सिंपल सुथरी सी बात है, ठीक है। चलो लेट्स डिस्कस आवर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स। बहुत सिंपल सा पार्ट है, वैसे आज तक इतिहास में देख लो कभी आई नहीं है, पर हमें पढ़ना जरूरी है गाइस, क्योंकि हम कोई भी पॉइंट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो प्रिंसिपल जो है ये, जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था कि प्रिंसिपल जो है ये बहुत रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स के बात करे गए, तो इनके पास यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, आप अप्लाई कर सकते हो। वैलिडिटी का क्या मतलब होता है, वैलिडिटी का मतलब होता है कि सेम रिजल्ट देंगे, एप्लीकेबिलिटी का मतलब लगा सकते हो, सेम रिजल्ट दें, यानी वो उसके ऊपर नहीं है। तो यहाँ पे क्या मिलती है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी मिलती है, यानी कि मैनेजर ओके मैनेजरियल प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एट ऑल द types of management, but it is not necessary that it will give the same result because it is having universal applicability, not universal validity। वो चीज नहीं होती इसके अंदर, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है ये जनरल गाइडलाइंस है, ठीक है। क्या ये जनरल गाइडलाइंस है, यानी कि ऐसा नहीं कि आप इन्हें अप्लाई करोगे तो ये सेम रिजल्ट, नहीं, जनरल गाइडलाइंस है। इनके बेसिस के ऊपर अगर आपको लग रहा है कि डिवीजन ऑफ वर्क जो है ना मैं मेरे हिसाब से लगाना चाहूँ तो लगाओ बॉस, ये आपको सिर्फ जनरली बताया हुआ है कि क्या काम है। आपको जैसा आपका टीचर बता देता है ना कि प्रोजेक्ट वर्क कैसे बनाना है, उसके बाद बनाना खुद के हाथ में होता है। ये सब आपको बता रहे काम कैसे करना होता है, काम करना खुद के हाथ में होगा, ठीक है। तो ये जनरल गाइडलाइंस है। तीसरा पॉइंट आता है इसके अंदर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। आज दिन चढ़िया वैसे काम नहीं होता यहाँ, ठीक है। ऐसे काम नहीं होता कि सुबह उठे प्रिंसिपल बना दे, ऐसे नहीं होता। आपको बार बार इनके एक्सपेरिमेंट अलग अलग केसेस के अंदर एक्सपेरिमेंट करेगा इनके, ठीक है। फिर आ जाता है आपका फ्लेक्सिबिलिटी, जिसपे ऐसे डिवीजन हो को जरूरी नहीं कि अगर 4 पार्ट्स के अंदर ही पार्ट है। अगर आपको लगता है कि अगर मैं मेरी कंपनी के अंदर एक पर्टिकुलर पर्सन है जो एक से ज्यादा काम कर सकता है तो उससे ज्यादा काम दो जी, उसने अपने अकॉर्डिंग बनाया, आपको अपने अकॉर्डिंग बनाना। आपको जैसे जूता जो होता है ना, जूता नहीं सॉरी, आपको एक क्या करती हूँ मैं इसके अंदर, हाँ क्ले, आपके पास क्ले है, सबके पास क्ले है। अब आपको क्ले से कौन सा मॉडल बनाना है वो आपके ऊपर है, आप उसे कैसे फ्लेक्स करके किस हिसाब से डिजाइन करके आप उसके अंदर क्या आकृति बनाते हो वो आपके ऊपर है गाइस, ठीक है। फ्लेक्सिबल होता है। 5वां होता है बिहेवियरल इन नेचर। बिहेवियरल इन नेचर का क्या मतलब होता है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये। देखो क्या होता है बिहेवियरल इन नेचर का मतलब है कि प्रिंसिपल आर रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर। क्यों? क्योंकि
क्योंकि ये बनाए गए ताकि आपको गाइड कर सके, ताकि एम्प्लॉयज का बिहेवियर देख सके। आपने देखा हर एक पॉइंट के अंदर हम कहीं ना कहीं मोटिवेशन की बात कर रहे होते हैं, एम्प्लॉयज के बेनिफिट की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयज के बारे में देख रहे होते हैं कि किस किस हिसाब से हम एम्प्लॉयज से काम करवा सकते हैं, यानी कि इसके अंदर आपको गाइड करवाते हैं, इन्फ्लुएंस करवाते हैं, इंप्रूव करवाते हैं रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट एंड अदर मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सारे प्रिंसिपल्स के अंदर आपको ये चीज कॉपल लगेगी, ठीक है। 6 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज के फॉर्म के अंदर, बेस्ड ऑन कॉस्ट एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप क्या होते हैं। देखो मैंने आपको बताया था, जैसे डिवीजन ऑफ वर्क लगाओगे तो ये चीज होंगे, डिवीजन ऑफ वर्क नहीं लगाओगे तो ये चीज होगी, अथॉरिटी ज्यादा दोगे तो ये होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दोगे तो ये होगा, दोनों को बैलेंस करोगे तो ये होगा, सेंट्रलाइजेशन करोगे तो ये होगा, डिसेंट्रलाइजेशन करोगे तो ये होगा। सेम चीज है, यानी कि क्या, अगर आप इन्हें लगाते हो, कॉस्ट करते हो तो आपके पास क्या इफेक्ट आएगा, अगर नहीं लगाते तो क्या इफेक्ट आएगा। अगर ब्रश करते हो रोज, अगर ब्रश करते हो रोज तो क्या होगा, कैविटी नहीं आएगा। ब्रश नहीं करते तो कैविटीज आएंगी। सिमिलरली अगर डिवीजन ऑफ वर्क लगाते हो तो ये सारी चीजें होंगी, डिवीजन ऑफ वर्क नहीं लगाते तो ये सारी चीजें होंगी, यानी कि कॉस्ट एंड इफेक्ट दोनों चीजें बताती है इसके अंदर, ठीक है। मैनेजरियल प्रिंसिपल टेल अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन अ सिचुएशन व्हाट माइट बी द इफेक्ट सो दैट दे कैन अप्लाई इट इन द सिमिलर सिचुएशन। फॉर एग्जांपल नो ब्रश कैविटी, अगर ब्रशिंग नहीं करोगे तो कैविटी है, ब्रशिंग करोगे तो नो कैविटी है। सातवां पॉइंट आ जाता है इसके अंदर कंटीजेंट। कंटीजेंट का मतलब होता है डिपेंडिंग ऑन सर्टेन सिचुएशंस, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको जहां मर्जी मिले वहां पे लगा दे। एक सर्टेन सिचुएशन हो जहां पे आपको लगे, जैसे आपको लग रहा है मेरे एम्प्लॉइज बगावत पे गए, तब आप कौन सा आपके दिमाग में आएगा, यार हार्मनी नोट डिस्कार्डेड करता हूँ, कॉपरेशन नोट इंडिविजुअल करता हूँ, इन्हीं प्रिंसिपल्स को लगाता हूँ। क्यों? क्योंकि किस चीज पे डिपेंड करते हैं, एक सर्टेन सिचुएशन के ऊपर, ठीक है। ये आपके फीचर्स थे, देखो फीचर्स आते नहीं एग्जाम के अंदर, ठीक है। और अभी पॉइंट भी ऐसे नहीं कि हम अच्छे से देखें, अभी आपके हिसाब से आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि कहने के लिए 6 महीने, एक्चुअल के अंदर आपके पास सिर्फ 4 महीने। 31 जनवरी के बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है। जितना पढ़ने 31 जनवरी से पहले पढ़ लो, उसके बाद तो सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है, ठीक है। अगला पॉइंट देखो आपका क्या है, लास्ट पॉइंट, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या करना है आज हमें, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अभी भी देखो विन परसेंटेज 49% बता रहा हमारी। चलो आ जाओ। ओके, ऑप्टिमम तो आपके क्या क्या पॉइंट्स है देखो, एक सेकंड रुकना, पानी पी लेते हैं। चलो इंपॉर्टेंस क्या क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, यार आज तक कभी आया नहीं पर फिर भी बढ़ा देता हूँ। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का, क्या होगा इसके अंदर, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का। कैसे होगा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, मैनेजमेंट प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर के अंदर हम कहते हैं ना, कोऑर्डिनेशन फिजिकल फाइनेंशियल ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर हम क्या करवाएंगे, कोऑर्डिनेशन करवाएंगे। इससे क्या होगा, हमारे रिसोर्सेज वेस्ट होंगे ही नहीं। देखो जनरल सी बातें हैं, सच बताऊं तो, इसलिए है ना आपका ये पार्ट है ना, इसलिए सीबीएसई भी बेसिकली वहीं से क्वेश्चन देते हैं, यहाँ से क्वेश्चन इसलिए नहीं देते क्योंकि जनरल सी बातें हैं ये बातें। क्यों, सीबीएसई को भी पेपर जो होते हैं, सीबीएसई का थ्रिलिंग पेपर होता है, मजा आता है पेपर करने के अंदर, ठीक है। सो इट ऑल सेव्स टाइम एनर्जी एंड रिड्यूसेस द रिसोर्सेज, आपके रिसोर्सेज को कर देता है। दूसरा फुलफिलिंग सोशल रिस्पांसिबिलिटीज को कैसे फुलफिल करते हैं, देखो बिजनेस मेक यूज ऑफ द सोसाइटी, सो इट मस्ट डू समथिंग फॉर द सोसाइटी आल्सो। सो द प्रिंसिपल्स गाइडेड बिजनेस टू परफॉर्म सोशल रिस्पांसिबिलिटी, फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, सैलरी दो लेकिन गवर्नमेंट वेजेस एक्ट को ध्यान में रखो, सेम बात है। तीसरा पॉइंट आ जाता है इसके अंदर, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगा, काम ढंग से होगा ऑर्गेनाइजेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है, काम करवाना, काम ढंग से करवाओगे आप लोग, ठीक है। दे आल्सो एक्ट एज अ गाइडलाइन फॉर वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, दे मेक एडमिनिस्ट्रेशन मोर इफेक्टिव बाय डिस्करेजिंग पर्सनल प्रेजुडिस एंड बायसनेस। ये सारी चीजों की, जैसे स्केलर चेंज से क्या होगा, सिस्टमैटिक फ्लो होगा इंफॉर्मेशन का, ठीक है। आगे देखो अगले पॉइंट्स क्या आपके पास, 4th पॉइंट आता है आपका मीटिंग चेंजेस बिजनेस एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट, यानी कि एक तरीके से डायनेमिक कह सकते हो कि बिजनेस के अंदर जो जो चेंजेस आए आपने उन पॉइंट्स के ऊपर अच्छे से काम किया, यानी कि बिजनेस हैज टू मेक चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। सो मैनेजरियल प्रिंसिपल जो होते हैं वो ट्रेन करते हैं मैनेजर्स को कि कैसे हम चेंजेस को इंप्लीमेंट करें, क्या क्या चेंजेस कैसे कैसे लेके आने, क्योंकि आपको पता है कि मैं कौन से प्रिंसिपल कैसे लगा सकता हूँ, क्योंकि प्रिंसिपल क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, जनरल गाइडलाइंस होती है, सारी चीजें होती है ना, इसलिए। फिर आ जाता है आपका 5th पॉइंट क्या होता है, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इनसाइट्स टू रियलिटी। किताबी ज्ञान से थोड़ा बाहर निकलना, क्योंकि आपने देखा यार मैंने डिवीजन ऑफ वर्क बताया, डिवीजन ऑफ वर्क किताबी ज्ञान नहीं है, रियलिटी में लगा के देखो लग जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपको एक रियलिटी दिखा रहे हैं हम लोग कि रियलिटी में कैसी चीजों को परफॉर्म करना है आप लोगों को, ठीक है। द एक्ट एज अ गाइडलाइंस फॉर द मैनेजर टेकिंग राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, इंप्रूव द नॉलेज एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजर अंडर वेरियस मैनेजरियल
सिचुएशंस। लास्ट पॉइंट आ जाता है आपका साइंटिफिक डिसीजन। Science is not a rule of thumb. Decision based on management tends to be more realistic, balanced, and free from personal biasness. Okay. They also enable the manager to solve the problem systematically and scientifically. यानी कि अच्छे से आपको प्रॉब्लम्स कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि साइंटिफिकली यहाँ पे मतलब होता है एनालिसिस करना, कि एनालाइज करते हो कि अच्छा ये दिक्कत है तो इसका क्या क्या सॉल्यूशन बन सकता है। With this we came to an end of this chapter. I hope आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हारेगा सारा सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रही है गाइस। आपको मैं जल्द से जल्द चैप्टर्स पूरे कर रहा हूँ, आपके ऊपर बर्डन भी नहीं डाल रहा। बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इतनी सी गुजारिश है मेरी। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लव यू गाइस, बाय।